यह जो कहानी है वो एक प्राचीन सांप के इर्द गिर्द घूमती है, जिसे एक घटना के कारण उच्च बुद्धिमत्ता प्राप्त होती है। जिसके बाद अपने विकास की खोज में वह सांप शक्तिशाली मनुष्यों और राक्षसी जानवरों को खाने का फैसला करता है, ताकि वह एक ड्रैगन में बदल सके। तो चलो शुरू करते हैं। कहानी एक गांव में शुरू होती है जहां के निवासी सूर्यास्त के समय घर की ओर हड़बड़ी में भाग रहे हैं, जिनमें एक आवाज उन्हें जल्दी करने के लिए कहती है, क्योंकि हाल ही में हुई घटनाओं ने रात को खतरनाक बना दिया है। हम एक आदमी को घंटी बजाते हुए देखते हैं, जो ग्रामवासियों को अपने घरों को सुरक्षित करने और बूढ़े काले सांप को घर में घुसने से रोकने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। एक ग्रामवासी का कहना है कि कुछ दिन पहले ही पहाड़ी देवता के मंदिर में काले सांप ने दो व्यक्तियों को निगल लिया था, जिनमें से एक टॉयज था। एक अन्य ग्रामवासी इसका विरोध करता है, यह कहते हुए कि सांप द्वारा किसी पर हमला करने की हाल में कोई रिपोर्ट नहीं आई है। हालांकि गांव से कई मुर्गियां और बत्तख रहस्यमय ढंग से गायब हो गई हैं। इन सभी के बीच एक छोटा लड़का अपने पिता को सुझाव देता है कि उन्हें रात के लिए अपनी मुर्गियों को घर के अंदर लेना चाहिए। भले ही हमें दुर्गंध से निपटना हो, यह उन्हें खोने से बेहतर है। जिस पर पिता सहमत होते हुए कहता है, निश्चित रूप से अगर वह बूढ़ा काला सांप उन्हें खा गया तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। जैसे ही वे पहाड़ी देवता के मंदिर के सामने से घर की ओर बढ़ रहे थे, तभी पिता हवा में अचानक आई ठंडक पर टिप्पणी करता है। मंदिर के अंदर से काला सांप अपनी चमकती आंखों से यह सब देख रहा है और सोच रहा है कि क्या ग्रामवासी उसके बारे में बात कर रहे हैं। वह सोचता है कि उसे याद नहीं कि वह इतना बूढ़ा है और वह खुद को विशेष रूप से डरावना नहीं मानता। हालांकि वह स्वीकार करता है कि उसने उन दो मनुष्यों को खाया था, जिनका ग्रामवासी जिक्र कर रहे थे। उन मनुष्यों में से एक पहाड़ी देवता की सहायता के लिए रो रहा था। उस मनुष्य की याचनाओं को गलत समझते हुए सांप को लगा कि वह संकट में है और उसने उसके प्रति सहानुभूति महसूस की। इसलिए उसने उसे शांति प्रदान करने का फैसला किया और उसे निगल लिया। कुछ क्षणों बाद एक अन्य मनुष्य चिल्लाते हुए अंदर घुस आया, एक इलेक्सीर के बारे में बात करते हुए। वह निराश और पीड़ा में दिखाई दे रहा था। इस मनुष्य ने काले सांप से अपने टेस्ट सब्जेक्ट को छोड़ने का आदेश दिया, क्योंकि वो उससे एक दशक से कल्टीवेशन करवा रहा था। फिर भी सांप, जो अभी भी मानव भाषा को समझने में असमर्थ था, ने सोचा कि दोनों को एक साथ खाकर वह उन्हें फिर से मिला देगा। लेकिन जैसे ही उसने उसे खाया तो कुछ अजीब हुआ। उसने न केवल एक डीमन कोर विकसित किया, बल्कि बुद्धिमत्ता भी प्राप्त की। उस क्षण से वह विभिन्न खतरों के बारे में जागरूक हो गया, जिसमें काले कपड़ों में व्यक्ति भी शामिल थे जो पहले उसका पीछा कर चुके थे। वह एक सेक्ट के सांप पकड़ने वाले थे, जो सांप कल्टीवेशन के लिए समर्पित थे। सांप ने याद किया कि उसने इन कल्टीवेटर्स को एक विशाल फ्लावर अजगर का आसानी से शिकार करते देखा था। उसने मानव कल्टीवेटर्स की अपार शक्ति को महसूस किया, जो कठोर प्रशिक्षण के माध्यम से अपनी ताकत बढ़ा सकते थे। वे विभिन्न चरणों से गुजरते थे, जैसे क्यूआई रिफाइनिंग स्टेज, फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट स्टेज और कोर फॉर्मेशन स्टेज, जहां उन्हें उड़ने की क्षमता मिलती है, साथ ही नेसेंट सोल स्टेगी। अपने पिछले बचावों पर विचार करते हुए सांप ने सोचा कि वे केवल अज्ञानता के कारण भाग्य के खेल थे। अब नई बुद्धिमत्ता के साथ उसने समझा कि मानव कल्टीवेटर्स एक महत्वपूर्ण खतरा पेश करते हैं, और साथ ही उसने हर कीमत पर जीवित रहने का संकल्प लिया। नतीजा जनक काला सांप यह निर्धारित करता है कि शिकारी पक्षियों या मनुष्यों का पीछा करना बहुत खतरनाक है, तो वह एक सुरक्षित रणनीति का विकल्प चुनता है, जो कि मुर्गियों को चुराना था। खाने के बारे में सोचकर ही उसका पेट गुर्राता है और उसे अपनी भूख की याद दिलाता है। वह संक्षेप में सोचता है कि मुर्गियां और बत्तखें उसका पेट भरने वाली नहीं है, साथ ही उन्हें चुराना कठिन होता जा रहा है। हालांकि उसे याद आता है कि चेंजिया टाउन में एक धनी परिवार है जो सुअर पालता है, जिससे वह उस अवसर की जांच करने के लिए प्रेरित होता है। मंदिर से बाहर जाते समय सांप दीवार पर एक चित्र देखता है और इस बारे में सोचता है कि मनुष्य कैसे अपने नाम रखने का आनंद लेते हैं। तो वह भी निर्णय लेता है कि उसे भी एक नाम अपनाना चाहिए। चूंकि वह अक्सर खुद को बूढ़ा काला सांप के रूप में संदर्भित करते सुनता है, थोड़ा सोचने पर वह काली नाम चुनता है। दृश्य चेंजिया टाउन में स्थानांतरित हो जाता है, जहां काली पहुंच गया है और सुअरों को देख रहा है।
जैसे जैसे वह उन्हें घूरता है उसका आकार बढ़ना शुरू हो जाता है और वह टिप्पणी करता है कि केवल सुअरों को देखने से मैं भरा हुआ महसूस कर रहा हूँ। वह पीछे देखकर सुनिश्चित करने लगता है कि घर के मनुष्य सो रहे हैं और जब उसे पुष्टि हो जाती है कि वे सो रहे हैं तो वह बड़े जोश से सुअरों को खाना शुरू कर देता है। एक सुअर भागने की कोशिश करता है, शोर मचाता है, जिससे काली उसे मनुष्यों को सतर्क करने के खिलाफ चेतावनी देता है जो निश्चित रूप से उसे मार डालेंगे। चूंकि सुअर उसकी चेतावनी को नहीं समझ पाता, वह उसे भी खाने का फैसला करता है, जिससे बाकी सुअर चुप हो जाते हैं। इसके बाद काली एक डकार लेते हुए घोषणा करता है कि अब मेरा पेट भर गया है, लेकिन उसे ऐसा लगता है कि उसने काफी मात्रा में खाया है, जिस वजह से वह कुछ देर आराम करने का फैसला करता है, क्योंकि अभी रात का मध्य है और मनुष्यों के जागने में कई घंटे लगेंगे। इसलिए वह जाने से पहले पचाने के लिए कुछ समय लेने का फैसला करता है। लेकिन बाकी बचे सुअर कांपते रहते हैं, आवाज निकालने में असमर्थ। 1 घंटे बाद उसे एक आवाज सुनाई देती है जो एक महिला की चोरी के बारे में बात कर रही है। उसके बाद एक अन्य आवाज सुझाव देती है कि वे चैन फैन को पीटना बंद कर दें, क्योंकि वह अब सांस नहीं ले रहा है। पहली आवाज पूछती है कि क्या चैन फैन मर गया है और टिप्पणी करती है कि यह मास्टर क्यूयूआई से एक महिला चुराने का परिणाम है। फिर 2 आकृतियां सुअर के बाड़े की ओर बढ़ती है, कुछ ले जाते हुए। काली जागता है इस एहसास से कि उसने कुछ ज्यादा ही देर झपकी ले ली थी। फिर वह अपने आप को छिपाने के लिए पेड़ पर चढ़ना शुरू करता है। आवाजों में से एक सुझाव देती है कि उन्हें चैन फैन के शरीर को सुअरों के बीच फेंक देना चाहिए। काली 2 आदमियों को नीचे देखता है और सोचता है कि अभी के लिए वह केवल छिप सकता है और आशा करता है कि पकड़ा ना जाए। उनमें से एक आदमी चेन फैन की जांच कर अपने दूसरे साथी से कहता है कि उसने पूरी तरह से सांस लेना बंद कर दिया है। जवाब में दूसरा आदमी उसे बेकार व्यक्ति कहकर सुझाव देता है कि वे उसके शरीर को सुअरों को खिला दें, जिसके बाद वे शरीर को पीछे छोड़ देते हैं और बाहर निकल जाते हैं। उनमें से एक अपना सिर खुजाते हुए खुद से सवाल करता है कि क्या यह मेरी कल्पना है कि सुअरों की संख्या कम लग रही है। कुछ पल बाद काली नीचे झुकता है और निर्जीव शरीर को देखता है। इसे बदकिस्मती का संकेत मानते हुए वो निर्णय लेता है कि उसे यहाँ से जल्दी से निकलना चाहिए। लेकिन अचानक मृत शरीर अपनी आंखें खोलता है, जिससे काली चौंक जाता है और इस संभावना पर विचार करता है कि उसके सामने का व्यक्ति एक ज़ॉम्बी हो सकता है। जैसे ही वह व्यक्ति जागता है, वह घोषणा करता है कि वह अंततः पुनर्जन्म ले चुका है। वह खुद को एक इमोर्टल के रूप में संदर्भित करता है, एक खलनायक की तरह हंसते हुए। फिर वह व्यक्ति खुलासा करता है कि होस्ट की तरह ही उसका नाम चेन फैन है, जिसे वो किस्मत मान लेता है। फिर एक दुष्ट मुस्कान के साथ वह चैन फैन की तरफ से बदला लेने की कसम खाता है, जिससे काली को यह समझ में नहीं आता कि वह किसे संबोधित कर रहा है। वह व्यक्ति आगे घोषणा करता है कि वह होस्ट की मृत्यु के लिए जिम्मेदार किसी को भी नहीं छोड़ेगा। इसके बाद जैसे ही वह अपने नए शरीर का निरीक्षण करता है, फिर चोटों की गंभीरता को देखते हुए यह दावा करता है कि उसके कब्जे के बिना शरीर मर जाता। अपनी इस हालत पर निराश होने की बजाय वह खुद को प्रोत्साहन देते हुए कहता है, यह मुझे रोक नहीं सकता। इस बीच काली यहाँ से भागने की सोच रहा था, लेकिन इससे पहले कि वह ऐसा कर पाता, वह व्यक्ति मुड़ जाता है और उसे देख लेता है। उसके मुताबिक काली एक तुच्छ स्पिरिट बीस्ट है, जबकि काली घबराहट में संदेह करता है कि काले कपड़े पहने यह व्यक्ति एक इमोर्टल या उच्च स्तर का कल्टीवेटर हो सकता है, संभवतः यहाँ तक कि एक सांप पकड़ने वाला भी। हालांकि वह व्यक्ति उसे लो लेवल स्पिरिट बिस्ट समझकर नजरअंदाज कर बैठने का फैसला करता है, काली को महत्वहीन और अपने ध्यान के अयोग्य मानते हुए। इस कार्रवाई को गलत समझते हुए काली डरते हुए सोचता है, क्या वो व्यक्ति उसे पकड़ने की तैयारी कर रहा है। वह व्यक्ति तब खुद को ठीक करने के लिए कुछ आध्यात्मिक ऊर्जा शरीर से छोड़ने लगता है, जिससे एक शक्तिशाली ड्रैगन जैसी ऊर्जा निकलती है जो एक पत्थर की मूर्ति का रूप ले लेती है। वह व्यक्ति इस मूर्ति या डीमन गॉड कॉल्ड्रन को देखकर अपना आश्चर्य व्यक्त करता है, जो डीमन जाति का एक सर्वोच्च खजाना है जो उसकी डिवाइन कॉन्शियसनेस के साथ पुनर्जन्म लिया है। इस बीच काली स्थिति की सच्ची प्रकृति से अनजान रहता है और गलती से यह मान लेता है कि वह व्यक्ति उसके खिलाफ एक घातक स्पेल कर रहा है, क्योंकि वह जान गया है कि उसने उसके सुअरों की चोरी की है।
संकट के इस क्षण में वह सुअरों को बाहर निकालने की संभावना पर विचार करता है, लेकिन यह देखते हुए कि कई घंटे बीत चुके हैं, वह महसूस करता है कि उसने पहले ही उनमें से अधिकांश को पचा लिया है। जैसे ही वह व्यक्ति अपने उपचार मंत्र के शिखर पर पहुंचता है, काली खुद को कार्रवाई करने में असमर्थ पाता है। अंततः वह निर्णय लेता है कि उसके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है। वह व्यक्ति पर अपना बड़ा मुंह खोलकर हमला कर देता है और उसे जिंदा ही निगल जाता है। व्यक्ति को निगलने के बाद काली खुद को समझाता है कि वह अभी आराम नहीं कर सकता, क्योंकि यह जगह अब सुरक्षित नहीं है। वह वहां से जल्दी से निकल जाता है। जैसे ही वह बाहर निकलता है, हम काली के पेट के अंदर व्यक्ति की एक झलक देखते हैं, जो उसका मजाक उड़ाता है, ये दावा करते हुए कि एक मामूली स्पिरिट बीस्ट उस जैसे इमॉर्टल का सामना करने की हिम्मत करता है। ऐसा लगता है इसे अपने आत्म संरक्षण की कोई परवाह नहीं है। फिर वह अपनी मुट्ठी में स्पिरिट ऊर्जा इकट्ठा करता है, कहते हुए कि उसने जानवर को भागने का मौका दिया था, लेकिन चूंकि उसने हमला करने का विकल्प चुना, इसलिए वह अपनी मौत का जिम्मेदार खुद ही है। वह काली के पेट पर एक शक्तिशाली प्रहार करता है, जिससे वह दर्द से चीख उठता है और उसके मुंह से खून बहने लगता है। इसके बाद वह व्यक्ति काली के पेट पर एक तेज लात मारता है, जिससे उसे और भी तेज दर्द महसूस होता है। फिर भी काली खुद को याद दिलाता है कि उसे शांत रहना है। वह खुद से ऐसा इसलिए कह रहा था क्योंकि उसके डीमन कोर को नष्ट किए बिना उसे मारा नहीं जा सकता। हालांकि वह व्यक्ति पहले ही इसे ढूंढ चुका है और उसे तोड़ने की तैयारी कर रहा है। इसका एहसास काली को भी हो जाता है, तो वह उससे याचना करता है, जोर देते हुए कि कोर उसकी जीवन रेखा है। लेकिन वह व्यक्ति इसे तोड़ देता है, मर जा कहते हुए। अपने कोर के अचानक विनाश से काली को अत्यधिक पीड़ा होती है, जिससे वह दर्द से तड़पता है। इसी बीच एक पेड़ की शाखा उसके मुंह को छेदती है। वह विलाप करता है कि उसका पूरा शरीर दर्द कर रहा है और खुद से सवाल करता है कि क्या वह मर रहा है। अंततः वह एक निर्जीव अवस्था में जमीन पर गिर जाता है, इस भाग्य को स्वीकार करने में अपनी अनिच्छा व्यक्त करते हुए। उसकी आंखों से आंसू बहते हैं, क्योंकि वह अपनी नवप्राप्त बुद्धिमत्ता पर विचार करता है, यह पछतावा करते हुए कि अगर उसे पता होता कि यह परिणाम होगा, तो वह सुअरों को खाने की लालच से यहाँ कभी नहीं आता। इस बीच वह व्यक्ति काली की आंतरिक अंगों को खा रहा होता है, यह टिप्पणी करते हुए कि इस सांप का मांस उसकी ऊर्जा को बहाल करने के लिए बिल्कुल सही होगा। अचानक पहले का डीमन गॉड कॉल्ड्रन प्रकट होता है, जिससे वह व्यक्ति थोड़ा भ्रमित हो जाता है। लेकिन जब वह इसे पकड़ने का प्रयास करता है, तो कॉल्ड्रन काली के डिमोनिक कोर की ओर फिसल जाता है। वह व्यक्ति इस घटना से चकित है, क्योंकि काली के कोर से एक चमकदार प्रकाश निकलता है। स्थिति से भ्रमित वह चमक से घिर जाता है। डीमन गॉड कॉल्ड्रन एक ड्रैगन स्पिरिट ऊर्जा में बदल जाता है, जिससे वह व्यक्ति समझ जाता है कि डीमन गॉड कॉल्ड्रन ने काली के कोर के टुकड़ों को अवशोषित कर लिया है। वह खुद से सवाल करता है कि डीमन गॉड कॉल्ड्रन एक मामूली स्पिरिट बीस्ट की मदद क्यों करेगा? क्या काली कोई साधारण सांप मॉन्स्टर नहीं है? डीमन गॉड कॉल्ड्रन तब अपना विशाल जबड़ा खोलता है और व्यक्ति पर झपटता है, उसे नष्ट कर देता है, जिससे बची हुई अतिरिक्त स्पिरिट ऊर्जा काली के मुंह और आंखों से फूट पड़ती है। इस अतिरिक्त ऊर्जा के भार से काली का शरीर टूटने लगता है, जबकि वह व्यक्ति एक अमर होने के बावजूद अपने अंतिम क्षणों में अपने भाग्य की अनुचितता पर विलाप करता है। जब अगली सुबह आती है, काली ने अपने घायल रूप को त्याग दिया है, और यहाँ तक कि उसने पहले जो सुअर खाए थे वे भी रहस्यमय ढंग से लौट आए हैं। हालांकि काली अपना शरीर त्यागने के बाद दर्द महसूस करता है और अपने डीमन कोर के नुकसान को स्वीकार करता है। वह अनजान था कि इसे डीमन गॉड कॉल्ड्रन द्वारा बदल दिया गया है। सुअरों में से एक काली की पूंछ को काटने की कोशिश करता है, जो डीमन गॉड कॉल्ड्रन खाने के बाद लंबी और छोटी हो गई है। और जैसे ही सुअर उसकी पूंछ को काटता है, वैसे ही काली उसे उठाता है और गुस्से से उस सुअर का गला घोंटना शुरू कर देता है, चिल्लाते हुए कि अबे सालो रुक जाओ, वरना तुम्हें जिंदा निगल जाऊंगा। जिससे सभी सुअर डर के मारे वहां से भाग जाते हैं। फिर वो अपनी पूंछ को करीब लाकर सुअरों द्वारा पहुंचाए गए नुकसान को देखता है और अपनी निराशा व्यक्त करता है। वह अपने जीवित रहने पर आश्चर्य व्यक्त करता है, यह याद करते हुए कि उसका डीमन कोर तो एक इमॉर्टल द्वारा नष्ट कर दिया गया था।
वह बताता है कि डीमन कोर किसी भी डीमन की कल्टीवेशन के लिए आवश्यक है, जिससे वह इस बात से परेशान हो जाता है कि अब वह डीमन कोर के बिना आगे का कल्टीवेशन कैसे कर पाएगा। अपना सिर जमीन में गाड़कर वह विलाप करता है कि डीमन कोर के बिना उसकी स्थिति निराशाजनक है। अचानक उसे एक एहसास होता है और वह सवाल करता है कि अपने डीमन कोर के नष्ट होने के बावजूद वह अभी भी जीवित कैसे है। वह जब अपने शरीर में जागता है तो उसे पता लगता है डीमन गॉड कॉल्ड्रन ने उसके डीमन कोर की जगह ले ली है और उसके साथ विलय हो रहा है। काली अपने पेट को देखता है जहां आमतौर पर डीमन कोर रहता है और सोचता है कि डीमन गॉड कॉल्ड्रन वहां कैसे पहुंच गया। फिर अनुमान लगाता है कि इसने ही उसके कोर को बदलकर उसकी जान बचाई होगी। इसके अलावा वह यह जानकर चकित हो जाता है कि उसके पास एक प्रकार की एक्स-रे दृष्टि है जो उसे अपने शरीर के अंदर देखने की अनुमति देती है। पास के सुअरों पर इस क्षमता का परीक्षण करते हुए वह महसूस करता है कि वह अन्य नज़दीकी प्राणियों के अंदर भी देख सकता है। यह सोचते हुए कि क्या यह डिवाइन परसेप्शन है, वह इस नई प्राप्त कौशल पर ध्यान देता है, यह नोट करते हुए कि यह आम तौर पर कल्टीवेटर्स के लिए होता है और अब वह भी इसका उपयोग कर सकता है। अपनी आंखें बंद करते हुए वह पाता है कि वह अभी भी इस क्षमता का उपयोग कर सकता है, जिस पर यह निष्कर्ष निकालता है कि अब से उसके लिए भोजन की खोज करना और खतरनाक जानवरों और मनुष्यों से बचना काफी आसान होगा। अपनी आंखें फिर से खोलने पर वह पाता है कि इसमें और भी बहुत कुछ है, जिसमें झांकने पर उसे ऐसा लगता है जैसे एक विशाल मात्रा में जानकारी उसके दिमाग में आ गई है, जो उसे पहले 2 मानव कल्टीवेटर्स को खाने के बाद प्राप्त बुद्धि की याद दिलाती है। साथ ही उसने चैन फैन के कल्टीवेशन पाथ्स को भी प्राप्त कर लिया है, जिसके बाद अचानक से वह अपने सिर में तेज दर्द महसूस करता है और समझ जाता है कि उसे पहले इसे संबोधित करने की आवश्यकता है। फिर वह अपने शरीर को एक गोले में मोड़ता है, प्रक्रिया के बारे में अनिश्चितता व्यक्त करते हुए, लेकिन यह मानते हुए कि यह उसकी चोटों को ठीक कर सकता है। वह चैन फैन की ध्यान तकनीक की नकल करने की कोशिश करता है, याद करते हुए कि चैन फैन ने स्वर्ग और पृथ्वी शतरंज का बोर्ड है और सभी प्राणी मोहरे हैं का जाप करके शुरुआत की थी। वह निष्कर्ष निकालता है कि अगर वह इस मंत्र को दोहराता है तो डीमन कोर सक्रिय होना शुरू हो जाएगा, और हो भी जाता है। डीमन गॉड कॉल्ड्रन से एक मंद स्पिरिचुअल ऊर्जा बाहर निकलनी शुरू हो जाती है, जिससे आसपास का क्षेत्र स्पिरिचुअल ऊर्जा के साथ गूंजने लगता है। पर्यावरण से निकलने वाली स्पिरिचुअल ऊर्जा काली की चोटों को ठीक करना शुरू कर देती है, उसकी पूंछ पर घावों को दृश्य रूप से बंद करते हुए। वह इस विधि की प्रभावशीलता से चकित है, यह नोट करते हुए कि केवल कुछ मिनटों के अभ्यास के बाद उसका शरीर स्पिरिचुअल ऊर्जा से भर गया है। साथ ही उसे ऐसा महसूस होता है जैसे उसने स्पिरिचुअल जड़ी बूटियां खा ली हों। जैसे ही वह अपने शरीर को एक स्व आलिंगन की तरह लपेटता है, वह सोचता है कि ध्यान लगाना मुख्य रूप से कल्टीवेशन को बढ़ाने में मदद करता है, साथ ही हीलिंग इसका साइड इफेक्ट होगा। वह एक क्षण के लिए रुकता है, इस तथ्य पर विचार करते हुए कि उसका डीमन कोर टूट गया है, जिससे उसके लिए स्पिरिचुअल ऊर्जा को संग्रहित करना असंभव हो जाता है। फिर वह सोचता है कि क्या डीमन गॉड कॉल्ड्रन ने उसके डीमन कोर की भूमिका ले ली है। हालांकि वह जल्दी ही इस विचार को खारिज कर देता है, यह तय करते हुए कि उसे पहले इस जगह को छोड़कर कुछ दिनों के लिए आराम करने के लिए एक उपयुक्त स्थान खोजना चाहिए, इससे पहले कि वह अपने कल्टीवेशन पर ध्यान केंद्रित करे। वह खुद को सलाह देते हुए कहता है, समय के साथ मैं शक्तिशाली बन जाऊंगा, तब तक मुझे इंसानों से पंगा नहीं लेना चाहिए। वह वहां से जा ही रहा था कि पीछे से एक सुअर चैन की सांस लेते हुए अपने मुंह से हवा निकालता है, लेकिन अचानक वह घूम जाता है और उन्हें देखते हुए कहता है, इससे पहले कि मैं कल्टीवेशन की शुरुआत करूं, मुझे अपने पेट को संतुष्ट कर लेना चाहिए। सुअरों को खाने के बाद दृश्य एक नदी पर स्थानांतरित हो जाता है जहां काली नहा रहा है। एक बेचारे खरगोश का उपयोग एक अस्थायी कपड़े के रूप में करते हुए खुद को साफ कर रहा है। ह्यूमन पिल द्वारा अपने पहले इनलाइटमेंट से के दिन से ही काली के दिमाग में समय समय पर नया ज्ञान अपने आप आ जाता है, और चैन फैन को खाने के बाद से ज्ञान मिलने वाली प्रक्रिया ज्यादा ही तीव्र होती गई। कुछ दिनों बाद एक सुबह काली समझ जाता है कि मनुष्य कल्टीवेशन सिस्टम किसे कहते हैं। इसी के साथ वह पाता है कि डीमन बीस्ट कल्टीवेशन सिस्टम भी मनुष्यों के समान विभिन्न चरणों में वर्गीकृत है, जिसमें चरणों के नाम हैं स्पिरिचुअल स्टेज, एस्टैब्लिशमेंट स्टेज, डीमन कोर
फॉर्मेशन स्टेज और नासेंट सोल स्टेज। काली वर्तमान में पहले स्पिरिचुअल स्टेज के पीक पर है, जो मानव की रिफाइनिंग स्टेज के प्रारंभिक चरण के पीक के अनुरूप है। काली स्वर्ग और पृथ्वी को विभाजित करने में सक्षम स्पिरिचुअल बीस्ट्स का सपना देखता है, जो उसके भीतर एक गहरी लालसा जगाता है। वह ऐसा जानवर बनने की आकांक्षा रखता है ताकि वह अपने सताने वाले अतीत से बच सके और जीवन को पूरी तरह से जी सके। वह कल्टीवेशन की आवश्यकता को पहचानता है, इसलिए वह कल्टीवेशन करने का संकल्प लेता है। एक गुफा में जैसे ही वह चैन फैन का मंत्र जपता है, वैसे ही स्पिरिचुअल ऊर्जा उसके शरीर से बाहर निकलती है। वह नोट करता है कि रहस्यमय कलाओं का कई दिनों तक अभ्यास करने के बाद उसने महसूस किया है कि इसकी क्षमता केवल जख्मों को ठीक करने से कई गुना अधिक है। यह उसके शरीर को भी बढ़ा सकता है और उसके मेरिडियंस को शुद्ध कर सकता है। यह प्रक्रिया न केवल अशुद्धियों को दूर करती है, बल्कि उसकी त्वचा के निर्मोचन को भी सुगम बनाती है। वह गुफा की दीवार को अपनी पूंछ से मारता है, यह व्यक्त करते हुए कि एक सप्ताह बीत गया है और वह महत्वपूर्ण परिवर्तनों से गुजरा है। उसके सींग लंबे हो गए हैं और उसके स्केल कठोर हो गए हैं, जो उसके भव्य रूप को बढ़ाते हैं। हालांकि वह अपनी निराशा व्यक्त करता है, सवाल करते हुए कि उसका शरीर 6 सेंटीमीटर तक क्यों सिकुड़ गया है। वह जोर देकर कहता है कि अपनी त्वचा को छोड़ने के बाद में बड़ा होना चाहिए था, लेकिन मैं कैसे 30 मीटर से घटकर 6 सेंटीमीटर का हो गया। इसी बीच एक चिड़िया उसके बगल में उतरती है, जिसे वह मजाक के रूप में देखता है। वह गुस्से से तुरंत एक पूंछ के झटके से उसे मार देता है। पक्षी को खाते हुए वह टिप्पणी करता है कि उसके आकार में कमी के बावजूद उसकी गति और शक्ति काफी बढ़ गई है, साथ ही उसका लचीलापन भी, जो उसके शरीर को काफी खींचने की अनुमति देता है। वह दावा करता है कि प्रयास के साथ वह अब एक बड़े शिकार को भी मार सकता है। इस आत्मविश्वास के साथ कि डीमन गॉड कॉल्ड्रन अब उसका डीमन कोर बन गया है, वह महसूस करता है कि उसकी स्पिरिचुअल ऊर्जा इसके अंदर जमा हो रही है, उसे एक ब्रेक थ्रू के लिए तैयार कर रही है। हालांकि वह महसूस करता है कि ऊर्जा की खपत बहुत अधिक है, जबकि चैन फैन की कलाएं उसे स्वर्ग और पृथ्वी से स्पिरिचुअल ऊर्जा को अवशोषित करने में सक्षम बनाती हैं। केवल अवशोषण कल्टीवेशन के लिए पर्याप्त नहीं है। अगले चरण में आगे बढ़ने के लिए संसाधनों के बिना उसे ऊर्जा की पर्याप्त पुनःपूर्ति की आवश्यकता है। कुछ समय बाद खेत में वह एक जंगली सूअर को तरबूज खाते हुए देखता है। काली नोट करता है कि हालांकि जंगली सूअर बड़े और कुछ हद तक खतरनाक होते हैं, वह अब कल्टीवेशन सिस्टम के अनुसार पहले स्पिरिचुअल स्टेज के पीक पर है। चूंकि जंगली सूअर में विकसित बुद्धि का अभाव है और वह उससे कमजोर है, वह चोरी छिपे उसके पास जाता है, आश्वस्त होकर कि उचित तैयारी के साथ वह एक स्वादिष्ट भोजन सुरक्षित कर सकता है। वह अपनी पूंछ और मुंह से कुछ छोटे पत्थर इकट्ठा करता है, यह मानते हुए कि वे पर्याप्त होंगे। काली जंगली सूअर के पीछे से आने लगता है, यह सोचकर कि उसका ध्यान खाने में है, लेकिन सूअर उसकी पूंछ को देख लेता है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं करता और अपना तरबूज खाने लगता है। काली जैसे ही उसके करीब आता है, वैसे ही वह डर के मारे अपने मुंह से पत्थर को नीचे गिरा देता है। उसके सामने जंगली सूअर खड़ा है, उसे एक क्रूर अभिव्यक्ति के साथ घूरता हुआ उसका शरीर स्पिरिचुअल ऊर्जा को बाहर फेंक रहा है। काली अज्ञानता का दिखावा करने का प्रयास करता है, सूअर को खाना जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करता है, लेकिन जंगली सूअर गरज के साथ जवाब देता है और उस पर हमला करता है। काली भागते हुए सवाल करता है कि एक मामूली जंगली सूअर इतना भयानक क्यों है, लेकिन जल्द ही खुद को कोने में पाता है। सूअर का सामना करने के लिए मुड़ते हुए वह महसूस करता है कि वह अब भाग नहीं सकता और उसे अपनी जान के लिए लड़ना होगा। अपनी पूंछ में रखे पत्थरों का उपयोग करते हुए वह उन्हें बड़ी तेजी से जंगली सूअर पर फेंकता है, चोट पहुंचाने के इरादे से। लेकिन उसके आश्चर्य के लिए उसका हमला सूअर में कई सारे छेद कर उसे मार देता है और उसका शरीर जमीन पर गिर जाता है। काली अविश्वास से देखता है, यह सोचते हुए कि क्या वह वास्तव में एक ही वार में हार गया, और अपनी ताकत पर सवाल उठाता है। हालांकि वह हिचकिचाता है, याद करते हुए कि जंगली सूअर चालाक होते हैं, यानी वो अभी मृत्यु का नाटक कर रहा होगा। इसीलिए सुरक्षित रहने के लिए वह अतिरिक्त पत्थर प्रत्यक्ष रूप से निष्क्रिय सूअर पर फेंकता है। सूअर की मृत्यु की पुष्टि करने के बाद काली राहत की सांस लेता है, स्वीकार करते हुए कि वह खतरे के कितने करीब था। फिर भी
सुअर के बाड़े में घटी पिछली घटना को याद करते हुए वह जंगली सुअर को स्थायी रूप से अक्षम करने का ठान लेता है और इसके सिर और अंगों को धड़ से अलग करता है। जैसे ही वह जंगली सुअर को खाना शुरू करता है, वह नोट करता है कि इसका मांस पिछले सुअरों की तुलना में काफी सख्त है और इसमें एक अनोखा स्वाद है। अचानक वह रुक जाता है और मांस को थूक देता है, इसके स्वाद से भ्रमित होकर। यह मांस नहीं था, एक डीमन कोर था, जिससे उसे यह स्पष्ट हो जाता है कि यह कोई साधारण जंगली सुअर नहीं था, बल्कि उसी की तरह एक स्पिरिचुअल पेस्ट था। यानी वह एक सुअर डीमन है, जो उसके लिए काफी परेशान करने वाली बात थी, क्योंकि डीमन कोर्स में हिंसक स्पिरिचुअल ऊर्जा होती है, जिस वजह से इन्हें कच्चा नहीं खाया जा सकता, अन्यथा शरीर फट जाएगा, जिससे मृत्यु हो जाएगी। वह याद करता है कि डीमन कोर को अवशोषित करने के लिए उसे इसे एक गोली में बदलना होगा, लेकिन उसके पास ऐसा करने का ज्ञान नहीं है। अचानक वह रुक जाता है, यह सोचते हुए कि जंगल में बाघ जैसे जानवर अपने शिकार को खाते हैं, जिसमें शरीर और कोर दोनों शामिल होते हैं। इसे उसके मन में यह सवाल उठता है कि क्या वे कच्चे डिमोनिक कोर को खाने से फट नहीं जाते? अगर सचमुच ऐसा हुआ होता तो लंबे समय पहले ही वो विलुप्त नहीं हो जाते। इस विचार से काली की आंखें चमक उठती है और वह सोचता है कि उसकी समझ मनुष्यों से आती है और बीस्ट की फिजिक मनुष्यों से अलग होती है, जो संकेत देती है कि वह एक कच्चे डिमोनिक कोर को खा सकता है। फिर वह अपना मुंह चौड़ा खोलता है, डीमन कोर को निगलने का प्रयास करते हुए। आकार के अंतर के कारण वह थोड़ी देर संघर्ष करता है और सफलतापूर्वक इसे खा लेता है। लगभग तुरंत ही उसके पेट से एक चमकदार प्रकाश निकलता है और वह चिल्लाता है कि यह गर्म हो रहा है। तभी उसके अंदर डीमन गॉड कॉल्ड्रन कोर को तेजी से अवशोषित करना शुरू कर देता है, तेजी से भर जाता है। वह स्पिरिचुअल ऊर्जा की एक अभिभूत लहर महसूस करता है और चिल्लाता है कि वह ब्रेक थ्रू कर रहा है, सफलतापूर्वक दूसरे स्पिरिचुअल स्टेज तक पहुंच रहा है। उसका शरीर कांटेदार स्केल से ढक जाता है और वह इस बात पर आश्चर्य करता है कि उसके पूंछ के 2 स्केल सुनहरे हो गए हैं। एक पास की चट्टान पर उनकी ताकत का परीक्षण करते हुए वह एक ही वार में इसे नष्ट कर देता है, अपने स्केल की लोहे जैसी गुणवत्ता पर चकित होकर। तभी अचानक कुछ उसका ध्यान खींचता है और जैसे ही वह मुड़ता है, वह एक मानव आकृति को एक हथियार लहराते हुए देखता है, जिससे वह पसीने से भीग जाता है। लड़का अपना हथियार काली की ओर निर्देशित करते हुए उठाता है। काली लड़के को देखते हुए सोचता है कि इस लड़के के इरादे क्या हैं, यह सवाल करते हुए कि क्या वह उस पर हमला करने वाला है और क्या यह लड़का भी कल्टीवेटर है। अचानक चैन फैन की एक क्षणिक छवि उसके पीछे उसे दिखाई देती, जिससे वह सोचने लगता है कि क्या यह लड़का दूसरा चैन फैन है। जैसे ही लड़का काली को चाकू मारने का प्रयास करता है, तो काली सहज रूप से एक रक्षात्मक मुद्रा अपनाता है और खतरे को महसूस करते हुए अपनी पूंछ की एक तेज गति के साथ वह लड़के के हथियार को तोड़ देता है, जिससे लड़के का ध्यान अपने हथियार पर जाता है और यह अच्छा मौका समझकर काली वहां से भागने लगता है, बुदबुदाते हुए कि मनुष्य काफी डरावने होते हैं, उसके बाकी के साथी आने से पहले मुझे यहाँ से जल्दी निकलना होगा। लेकिन दूसरी तरफ लड़का इस खतरनाक स्थिति से बाल बाल बचने के बाद राहत की सांस लेता है और घर जाकर अपने पिता को पुकारता है और उन्हें बताता है कि पुराने काले सांप ने उस डिमोनिक बिग बीस्ट को मार दिया और खा लिया है, जो उसकी माँ की मौत के लिए जिम्मेदार था, लेकिन वो मुझसे डर कर भाग गया। उसका पिता हैरान होकर स्थिति के बारे में पूछताछ करता है। इसी बीच जंगल में काली खुरदरी सीढ़ियों पर चल रहा है। काली फिर रुकता है, यह एहसास करते हुए कि कोई उसका पीछा नहीं कर रहा है। वह कहता है, यह कितनी अजीब बात है, वह मेरा पीछा नहीं कर रहा। क्या ऐसा हो सकता है कि वह एक आम बच्चा था? जैसे जैसे वह सीढ़ियों पर चढ़ता जाता है, वह खुद से सवाल करता है कि क्या वह अति प्रतिक्रिया कर रहा है, ये सोचते हुए कि कैसे एक स्पिरिट बीस्ट जो एक विशालकाय बनने की आकांक्षा रखता है, जो स्वर्ग को विभाजित करने का सपना देख रहा है, वह एक मामूली लड़के से कैसे डर सकता है। जिस पर वह निष्कर्ष निकालता है कि वह इस तरह जारी नहीं रख सकता। पहाड़ी देवता का मंदिर अपने सामने देखकर वह कहता है, क्या मुझे भी इंसानों की तरह मंदिर में जाकर प्रार्थना करनी चाहिए? फिर थोड़ा सोचकर मन की शांति के लिए मंदिर के अंदर जाने का फैसला करता है। काली पहाड़ी देवता के मंदिर के अंदर जाते वक्त विचार करता है कि इसी स्थान पर उसे पहली बार ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो यह उसके लिए भाग्य का स्थान। मंदिर में प्रवेश करते हुए उसे याद आता है कि उसने सुना था
कि एक डीमन हार्ट रखना स्पिरिचुअल कल्टीवेशन में एक महत्वपूर्ण बाधा है और इसे दूर करने के लिए भक्ति आवश्यक है। अपनी पूंछ से 3 अगरबत्तियों को संतुलित करते हुए वह पहाड़ी देवता को पुकारता है, अपनी वापसी की घोषणा करते हुए। हालांकि तभी भोजन की एक सुखद सुगंध उसका ध्यान अपनी ओर खींचती है। जब वह करीब जाता है तो उसकी आंखें आश्चर्य से फैल जाती हैं। वो अपने सामने रखे स्वादिष्ट व्यंजनों के स्रोत के बारे में सवाल करता है और यह एहसास होते ही कि ये पहाड़ी देवता को चढ़ाए गए भोग हैं, वह तर्क देता है कि देवता नहीं चाहेगा कि खाना बर्बाद हो। इसलिए वह पहले भोग का नमूना लेकर पहाड़ी देवता की मदद करने का फैसला करता है, बाद में पूजा करने का वादा करते हुए। उसका यह मानना था कि ऐसा करने से उसकी भक्ति और अधिक वास्तविक हो जाएगी। अपना भोजन पूरा करने के बाद काली पहाड़ी देवता से प्रार्थना करना शुरू करता है, उससे अपने डीमन हार्ट को दूर करने और अपने कल्टीवेशन में सफल होने के लिए आशीर्वाद मांगता है। वह शक्ति और एक अच्छे जीवन की भी प्रार्थना करता है। अचानक कुछ उसका ध्यान खींचता है। वह एक आवाज सुनने के लिए मुड़ता है जो एक लड़की का जिक्र कर रही है और पूछ रही है कि वह कहाँ भागेगी। काली को एहसास होता है कि कोई मंदिर की ओर आ रहा है। साथ में मदद के लिए चीखें भी सुनाई दे रही हैं। एक महिला मंदिर में भागकर घुसती है। उसके पीछे कई लोग हैं। पीछा करने वालों में से एक अपने साथियों को बाहर इंतजार करने का निर्देश देता है, यह कहते हुए कि वह लड़की के साथ कुछ मजे करना चाहता है। वे उसे यस मास्टर क्यों कहकर जवाब देते हैं। इस बीच काली पहाड़ी देवता की मूर्ति के पीछे छिप जाता है, जहां वह फंसा हुआ महसूस करता है। वह अपनी एक्स-रे दृष्टि का उपयोग करके मंदिर की संरचना की जांच करता है और पाता है कि केवल एक ही रास्ता बाहर जाने का है, जिससे बिना पकड़े जाए जाना असंभव है। फिर वो अपनी एक्स-रे क्षमता के माध्यम से मास्टर क्यू और लड़की को देखता है। मास्टर क्यू दावा करता है कि कोई भी महिला उसे कभी नहीं ठुकरा सकी जब उसने रुचि दिखाई। डरी हुई लड़की उसे दूर रहने की चेतावनी देती है, जिस पर मास्टर क्यू उसे धमकी देता है, कहता है कि वह अपने शब्दों को सावधानी से चुने, नहीं तो मौत से भी बदतर स्थिति का सामना करना पड़ेगा। चाकू से लैस लड़की जवाब देती है कि भले ही वह उसे मार नहीं सकती, लेकिन वह अपनी जान ले सकती है ताकि उसे अपनी मर्जी पूरी करने से रोक सके। यह सुनकर काली को याद आता है कि उसने मास्टर क्यू का नाम सुअर के बाड़े में सुना था। फिर उसे याद आता है कि वही चैन फैन को मारकर सुअरों के पास फेंक देने के लिए जिम्मेदार था, जिस वजह से वह सोचता है कि यह आदमी बहुत शक्तिशाली होगा, इसलिए वह उसकी नजर में न आने का फैसला करता है। लेकिन मास्टर क्यू के व्यवहार को देखकर काली सोचता है कि क्या वह हीट की स्थिति में है। फिर वह मानव प्रकृति की विचित्रताओं पर टिप्पणी करता है, यह नोट करते हुए कि उन्हें ऐसी इच्छाएं किसी भी समय होती हैं, जबकि उसे केवल वसंत ऋतु में होती है। काली खुद से सवाल करता है कि मास्टर क्यू को इतनी नाजुक महिला से क्यों आकर्षण हो रहा है। इस बीच मास्टर क्यू महिला के हाथ से चाकू छीन लेता है और कहता है, तुम कैसे खुद को मारने की कोशिश कर सकती हो। वह आगे उस पर धमकी देने का आरोप लगाता है और घोषणा करता है कि सजा के रूप में वह पहले उसके साथ दुष्कर्म करेगा और फिर उसकी जान लेगा। काली मास्टर क्यू की ताकत पर विचार करता है, लेकिन निष्कर्ष निकालता है कि उसमें बुद्धिमत्ता की कमी है। इस बीच महिला गुस्से से मास्टर क्यू को घूरती है। वह उस पर अपनी सगाई तोड़ने और अपने मंगेतर चैन फैन की हत्या करने का आरोप लगाती है। वह कसम खाती है कि मरने के बाद भी वह उसे अपने क्रोध से बचने नहीं देगी, ये घोषणा करते हुए कि वह एक भूत के रूप में उसका पीछा करेगी। इस बीच काली स्थिति को गलत समझ जाता है और पहाड़ी देवता के हाथ में रखे खाने को खाना जारी रखते हुए कहता है कि मास्टर क्यू और महिला केवल एक छोटे से विवाद में उलझे हुए हैं। वह सोचता है कि अगर संघर्ष खाने से संबंधित नहीं है तो हिंसा का सहारा लेना पूरी तरह से अनुचित है। काली सुझाव देता है कि पहाड़ी देवता उन्हें आशीर्वाद दे और वे जल्द ही चले जाएं ताकि वह अपनी प्रार्थना में वापस लौट सके। अचानक पहाड़ी देवता का एक हाथ टूटकर नीचे गिर जाता है, जिससे मास्टर क्यू और महिला क्षण भर के लिए रुक जाते हैं और मूर्ति की ओर ध्यान से देखते हैं। मूर्ति को देखते ही वे महसूस करते हैं कि कोई इसके पीछे छिपा हुआ है। मास्टर क्यू पुकारता है, ये मांग करते हुए कि पहाड़ी देवता के पीछे कौन छिपा है। इस बीच वो महिला मूर्ति की ओर दौड़ती है, ये मानते हुए कि पहाड़ी देवता जीवंत हो गया है। वह इसके सामने घुटने टेक कर मुक्ति के लिए प्रार्थना करती है। उसके आश्चर्य की सीमा नहीं रहती जब काली खुद को प्रकट करता है और एक भयानक काले सांप के रूप में दिखाई देता है। महिला डर के मारे चीख उठती है, ये कहते हुए कि यहाँ एक डेमोनिक बीस्ट है।
मास्टर क्यू हैरानी से उस महिला से पूछता है कि डेमोनिक बीस्ट कहाँ है, लेकिन डर के मारे वह गलती से मास्टर क्यू के चाकू से टकरा जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप वह चाकू उसके शरीर में घुस जाता है। दूसरी तरफ मास्टर क्यू भय से हाँफता है, यह एहसास करते हुए कि उसका इरादा उसे नुकसान पहुंचाने का नहीं था। उसकी चीखें सुनकर बाहर इंतजार कर रहे अनुयायी मंदिर में घुस आते हैं और हलचल के बारे में पूछताछ करते हैं। एक अनुयायी मास्टर क्यू से पूछता है कि क्या उसने पहले ही अपना मजा ले लिया है, लेकिन मास्टर क्यू चिल्लाकर जवाब देता है कि मंदिर में एक डेमोनिक बीस्ट मौजूद है। जैसे ही वे जीव की तलाश शुरू करते हैं, मास्टर क्यू स्पिरिट बीस्ट पर चिल्लाता है, उस पर अपने आनंद को बर्बाद करने का आरोप लगाता है और तुरंत बाहर आने की मांग करता है। वह खुद को स्नेक कैचिंग सेक्ट का एक आउटर सेक्ट शिष्य घोषित करता है, जिससे काली पसीने में भीग जाता है। काली से कोई जवाब न मिलने पर मास्टर क्यू अपने अनुयायियों को पहाड़ी देवता के पीछे जांच करने का निर्देश देता है, जिसे वे तुरंत स्वीकार कर लेते हैं। वे सावधानी से मूर्ति की ओर बढ़ते हैं, हथियार हाथ में लिए हुए और काली को खुद को प्रकट करने के लिए पुकारते हुए। इस बीच काली घबराहट की स्थिति में है, अपनी जान के लिए डरा हुआ। अपनी नियति का इंतजार करने के बजाय लड़ने का फैसला करते हुए वह एक भयानक रूप के साथ खुद को प्रकट करता है, अपने तेज दांत दिखाते हुए। अनुयायी डर में पीछे हट जाते हैं, यह कहते हुए कि वह एक स्नेक डिमोनिक बीस्ट है। पीछे खड़ा हुआ मास्टर क्यू अपने अनुयायियों को इतने छोटे जीव से न डरने का आग्रह करता है। वह अपने हाथ में स्पिरिचुअल ऊर्जा इकट्ठा करना शुरू करता है, अपने अनुयायियों को काली को रोकने का निर्देश देते हुए, क्योंकि वह स्नेक कैचिंग सेक्ट की एयर स्प्लिटिंग पाम तकनीक को उजागर करने की तैयारी करता है, जिसमें ऊर्जा इकट्ठा करने में समय लगता है। सांप के स्पिरिट बीस्ट को मारने के लिए मास्टर क्यू से बड़े इनाम के वादे से प्रेरित होकर अनुयायी काली पर हमला करते हैं। मास्टर क्यू को सबसे मजबूत प्रतिद्वंद्वी मानते हुए काली यह तय करता है कि उसके ऊर्जा संग्रह को पूरा करने से पहले सभी अनुयायियों को खत्म कर देना चाहिए। वह सोचता है कि यही उसका जीतने का एकमात्र मौका है। अपनी पूंछ के एक शक्तिशाली झटके से काली अनुयायियों पर वार करता है और उन्हें आसानी से एक ही वार में निपटा देता है। वह उनकी कमजोरी से हैरान रह जाता है, जबकि मास्टर क्यू भय से काली को एक भयानक आकृति के रूप में देखता है, जो मृत्यु की एक अंधेरे ओर को प्रसारित कर रहा है। भय से अभिभूत वह भागने के लिए मुड़ जाता है, चिल्लाते हुए कि वह स्नेक कैचर्स को सतर्क करेगा, जो काली को और भी अधिक आश्चर्यचकित कर देता है। काली सोचता है कि मास्टर क्यू अपनी ऊर्जा इकट्ठा करने के बजाय पीछे क्यों हट रहा है। मास्टर क्यू चेतावनी देता है कि स्नेक कैचर्स का नेता काली को एक गोली में बदल देगा, जिससे काली को एहसास होता है कि वह मास्टर क्यू को भागने नहीं दे सकता। अपनी पूंछ के एक तेज वार से वह मास्टर क्यू को एक घातक चोट पहुंचाता है और उसे तत्काल मार डालता है। फिर काली राहत की सांस लेता है। वह आभारी है कि मास्टर क्यू ने अपनी पूरी स्पिरिचुअल ऊर्जा इकट्ठा करने के बजाय भागने का विकल्प चुना। काली यह सोचना शुरू करता है कि क्या पहाड़ी देवता से श्रद्धांजलि की चोरी की वजह से यह सब उसके साथ हुआ। वह सोचता है कि क्या पहाड़ी देवता उससे नाराज है, जिससे वह नाराजगी खत्म करने के लिए मास्टर क्यू और उसके अनुयायियों के शवों को एक श्रद्धांजलि चढ़ावे के रूप में चढ़ाने का फैसला करता है। बाद में अपनी पूंछ में प्रार्थना की छड़ियां पकड़े हुए वह शरीरों को एक भेंट के रूप में प्रस्तुत करता है। पहाड़ी देवता से उन्हें स्वीकार करने और अपने क्रोध को कम करने की विनती करता है। जैसे जैसे काली विचार करता है, तो वह इस संभावना पर विचार करता है कि पहाड़ी देवता इस घटना का उपयोग उसे अपने कल्टीवेशन में तेजी लाने के लिए प्रोत्साहित करने के साधन के रूप में कर रहा है, अन्यथा उसे अनिश्चित काल तक छिपे रहने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। वह खुद को प्रेरित करना शुरू करता है, यह मानते हुए कि स्वर्ग ने उसे एक महत्वपूर्ण मिशन सौंपा है। वह स्वीकार करता है कि उसे कठिनाई सहनी होगी, अपनी मांसपेशियों और हड्डियों को तनाव देने और अपने शरीर को भूख का अनुभव करने की अनुमति देनी होगी। अंततः एक भयानक बीस्ट में परिवर्तित होना होगा। फिर वह पहाड़ी देवता के मंदिर से बाहर निकलता है, देवता को आश्वासन देते हुए कि वह अपने कल्टीवेशन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अपनी पहाड़ी गुफा में लौट रहा है। एक सप्ताह बाद काली की पहाड़ी गुफा से एक तेजस्वी प्रकाश निकलता है। वह टिप्पणी करता है कि एक सप्ताह के अभ्यास के बावजूद उसने अभी तक स्पिरिचुअल धुंध की दूसरी परत नहीं भरी है।
डीमन गॉड कॉल्ड्रन अभी भी केवल आधा भरा है। काली नोट करता है कि वह रोजाना जो छोटे जानवर खाता है वे न केवल उसे संतुष्ट करने में विफल रहते हैं बल्कि उसके कल्टीवेशन में भी बहुत कम मदद करते हैं। वह सोचता है कि एक और सुअर डीमन को खाने का अवसर मिलना उसके लिए फायदेमंद होगा। यहाँ तक कि उसने जो पक्षी पकड़ने का जाल बिछाया था उसने भी कोई परिणाम नहीं दिया। वह अपना मनोबल बढ़ाने का प्रयास करता है, उस कहावत को याद करते हुए कि किसी को धैर्यपूर्वक खरगोश का इंतजार करना चाहिए, यह आशा करते हुए कि वही सिद्धांत सुअरों पर भी लागू होता है। हालांकि वह इस क्षेत्र में डीमन सुअरों या जंगली सुअरों की अनुपस्थिति पर सवाल उठाता है। एक आह भरते हुए काली सोचता है कि उसे हाल ही में कोई बड़ा शिकार क्यों नहीं मिल पाया है जिससे कल्टीवेशन करना मुश्किल हो गया है और उसकी भूख मुश्किल से ही संतुष्ट हो पाती है। वह इस विचार पर चिंतन करता है कि अगर एक सुअर एक तरबूज खाता है और वह बाद में सुअर को खाता है तो इसका मतलब है कि वह सीधे तरबूज ही खा सकता है। जैसे जैसे वह अपने विचारों पर चिंतन करता है वह रुक जाता है। रात वाला लड़का जो अपने पिता के साथ चल रहा था वो अपने पिता को बताता है कि इस साल नदी में बाढ़ आई थी जिसके परिणाम स्वरूप हमें मछलियां बहुत मिली है। काली लड़के को देखता रहता है। उसके साथ आए मजबूत व्यक्ति की पहचान के बारे में वह जिज्ञासु है। वह सोचता है कि क्या तरबूज का खेत उनका है। अचानक लड़का काली को देख लेता है जिससे काली हैरान रह जाता है कि लड़का उसे कैसे देख पाया। लड़का एक बैग उठाता है और काली की ओर दौड़ता है जिस पर उसका पिता पूछता है कि वह कहाँ जा रहा है। काली लड़के के आगमन पर विचार करता है और एक पास के पेड़ पर चढ़ने का फैसला करता है ताकि खुद को छिपा सके। जब लड़का पहुंचता है वह बैग नीचे रख देता है कहते हुए कि वह इसे वहीं छोड़ देगा। इस बीच काली लड़के की कार्रवाइयों से उत्सुक है क्योंकि वह उसे भागते हुए देखता है। लड़का काली को पुकारता है यह कहते हुए कि बैग में मछलियां उसके लिए इनाम है। उसे नीचे आने और खाने का आग्रह करते हुए काली पेड़ से उतरता है ये पूछते हुए कि क्या लड़का कुछ मछली साझा करने का इरादा रखता है। अपने सामने मछलियों को देखकर काली सवाल करता है कि क्या लड़का उसे जहर देने की कोशिश कर रहा है। यह दावा करते हुए कि वह भोला नहीं है लेकिन मछलियां अभी भी जीवित हैं और तड़प रही हैं। वह जहर की जांच के लिए एक को चखने का फैसला करता है। वह एक मछली का स्वाद लेता है घोषणा करते हुए कि यह बुरी नहीं है और काफ़ी स्वादिष्ट है जिससे वह और अधिक खाने लगता है। जैसे ही लड़का लौटता है वह सोचता है कि पुराना काला सांप मछली खाना पसंद करता है। अचानक एक आवाज़ उसे पुकारती है और लड़का ऊपर देखकर एक लंबे आदमी को देखता है जिसका चेहरा ज़्यादातर कपड़ों से ढका हुआ है। आदमी पूछताछ करता है कि क्या उसने हाल ही में पुराने काले सांप को देखा है। लड़के ने जैसे ही आदमी की कमर पर सुनहरी प्लेट देखी उसे एहसास हुआ कि वे सांप पकड़ने वाले सेक्ट से हैं और यहाँ पुराने काले सांप को पकड़ने आए हैं। आदमी ने फिर से लड़के से सांप के बारे में पूछा लेकिन लड़का चुप रहा जिससे आदमी को संदेह हुआ कि वह शायद गूंगा है। लेकिन अचानक लड़का बोल पड़ता है कि उसने कभी पुराने काले सांप को नहीं देखा। वह आगे कुछ पूछ पाता आदमी का साथी जो काले कपड़ों में था उसे सीनियर ब्रदर डिंग कहकर संबोधित करता है और कहता है कि लड़का किसी काम का नहीं है क्योंकि उसे कुछ भी पता नहीं है। अचानक पहाड़ी के ऊपर से शोर सुनाई देता है क्योंकि कई कौवे एक साथ आसमान में उड़ जाते हैं जिससे उन दोनों आदमियों और लड़के का ध्यान खींचता है। आदमी इस हलचल से उलझन में है इसलिए इसे जांचने का फैसला करते हैं। उनमें से एक अनुमान करता है कि यह पुराना काला सांप हो सकता है जिससे लड़का मन ही मन प्रार्थना करता है कि सांप उनके कब्जे से बच निकले। हालांकि इससे पहले कि वे पहाड़ी पर चढ़ सकें वे रुक जाते हैं क्योंकि उन्हें एक आवाज़ सुनाई देती है कि पुराने काले सांप ने नदी में किसी को खा लिया है। इसे सांप के नदी में होने का संकेत मानकर आदमी नदी की ओर दौड़ पड़ते हैं यह सुनिश्चित करने के लिए कि वह उनके हाथ से न निकल जाए। इस बीच लड़का हंसता है यह सोचकर कि पुराना काला सांप उसकी दी हुई मछली खा रहा है इसलिए वह नदी में हो ही नहीं सकता। पहाड़ी की चोटी पर जहां कौवे कांव कांव कर रहे थे कई टूटे हुए अंडे बिखरे पड़े थे जिनके बीच से काली भाग निकला था। वह पछताते हुए कहता है कि मूर्ख पक्षियों ने उसे कुछ अंडे तोड़ने पर मजबूर कर दिया और यहाँ तक कि उसके सिर पर चोंच भी मारी। उसने स्थिति पर विचार किया यह याद करते हुए कि उसने सांप पकड़ने वाले सेक्ट द्वारा पकड़े जाने से कैसे मुश्किल से बच पाया था जो अब उस पर नदी में लोगों को खाने का आरोप लगा रहे थे।
वह लड़के के इस दावे से उलझन में था कि उसने उसे पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन उसने इसे नजरअंदाज कर दिया, यह निष्कर्ष निकालते हुए कि मानव व्यवहार उसके समझ से परे है। आखिरकार उसने यह समझा कि उसका प्राथमिक उद्देश्य अब सांप पकड़ने वालों से बचना है, जो अब उसका पीछा कर रहे थे। नदी के किनारे के पास काली ने तय किया कि उसे दूसरी तरफ पहाड़ों में भाग जाना चाहिए, यह सोचकर कि यह कम से कम कुछ महीनों के लिए एक सुरक्षित छिपने की जगह होगी। जब उसने नदी पार करना शुरू किया तो उसने ध्यान दिया कि सर्दी 3 महीने में आने वाली है, और उसने अपने खाने की कमी पर अफसोस जताया, जो इस अवधि के दौरान उसकी कल्टीवेशन स्पीड को बाधित करेगी। तभी अचानक उसके सामने एक बड़ी आकृति उभरी, जो कि एक विशाल मछली थी, जिससे उसने उसकी पहचान पर सवाल उठाया। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी सोच पूरी कर पाता, उस विशाल मछली ने अपने मुंह को चौड़ा करते हुए उस पर हमला किया। काली ने अपनी बदकिस्मती को कोसा, क्योंकि उसने देखा कि विशाल मछली उसके बहुत ही पास आ चुकी थी। उसने तेजी से छलांग लगाई, यह सोचते हुए कि नदी में ऐसी जीव क्यों रहते हैं। फिर उसने अपना सिर पानी के नीचे डुबोकर उस जानवर की खोज की, तो उसे एहसास हुआ कि यह एक विशाल ईल थी, जो नदी के ऊपरी भाग से आई थी। इसकी सांप जैसी आकृति ने इस बात को स्पष्ट किया कि क्यों उसे नदी में गायब होने वाले लोगों के लिए दोषी ठहराया जा रहा था। काली ने यह भी देखा कि इल गंभीर रूप से घायल लग रही थी। संभवतः सांप पकड़ने वालों के साथ एक भयंकर टकराव का यह परिणाम था। वह समझ नहीं पा रहा था कि बिना किसी उकसावे के इल ने उस पर हमला क्यों किया, जबकि वह तो बस वहां से गुजरने की कोशिश कर रहा था। विशाल इल और काली ने एक दूसरे की आंखों में देखा, और काली ने जल्दी से महसूस किया कि यह ईल भागने की कोशिश नहीं कर रहा है, बल्कि वह उसे खाकर अपनी ताकत वापस पाना चाहता है। काली मुस्कुराते हुए तय करता है कि वह ईल का सामना करेगा, यह सोचकर कि यह सर्दियों के लिए उसके भोजन का स्रोत हो सकता है। लेकिन वह जल्द ही अपनी सोच बदलता है, ईल की खतरनाक प्रकृति को स्वीकार करते हुए, खासकर जब उसने देखा कि वह सांप पकड़ने वालों से भी बच निकली थी। ईल का शिकार करना बहुत जोखिम भरा था, इसलिए उसने अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता दी। जैसे ही वह भागने की कोशिश करता है, विशाल ईल उसके पीछे से उस पर हमला करती है, उसे निगलने के इरादे से। काली ईल की दृढ़ता को नोट करता है और एक तेज चाल चलकर काली ईल के हमले से बच जाता है और किनारे की ओर तैरता है, जिससे विशाल ईल नदी किनारे से टकरा जाती है। फिर से भागने की कोशिश करते हुए काली ईल की जिद्दी प्रवृत्ति और अपनी बढ़ती थकान पर विचार करता है। फिर दृढ़ निश्चय करते हुए काली अपनी सारी ताकत जुटाकर ईल के कमजोर पेट को तोड़ने का प्रयास करता है, इस उम्मीद में कि वह बच निकल सके। अपनी युद्ध मुद्रा में बदलते हुए काली पहले से कई गुना बड़ा हो जाता है। फिर वह अपनी पूंछ से ईल के पेट पर एक शक्तिशाली प्रहार करता है, जिससे ईल की दर्द भरी चीख निकलती है। उसने ईल के मांस का एक टुकड़ा काटा और उसकी चिपचिपी बनावट और अजीब गंध पर टिप्पणी करते हुए थूका। अचानक वह कहता है कि मुझे गर्म महसूस हो रहा है, और आश्चर्य करता है कि नदी के नीचे आग कैसे हो सकती है। अपने आसपास का अवलोकन करते हुए वह देखता है कि पानी की बूंदों में आग लगी हुई है, जिससे वह आश्चर्यचकित हो जाता है कि यह घटना पानी के नीचे कैसे हो रही है। जैसे ही विशाल इल उस पर हमला करता है, काली सवाल करता है कि क्या वह किसी भ्रम का अनुभव कर रहा है। वह सोचता है कि शायद ईल का म्यूकस उसकी इंद्रियों को भ्रमित कर रहा है। ईल के और करीब आते ही काली को चेन फैन की शिक्षाएं याद आती हैं, जिन्होंने भ्रम के बारे में सिखाया था कि शांत रहना सबसे महत्वपूर्ण होता है। प्रतिक्रिया स्वरूप काली अपना शरीर समेटता है और अपनी सारी आध्यात्मिक ऊर्जा को एक बिंदु पर केंद्रित करना शुरू करता है। वह डीमन गॉड कॉल्ड्रन के मंत्र का पाठ शुरू करता है, आकाश और पृथ्वी को एक शतरंज की बिसात के रूप में और सभी जीवित प्राणियों को उसकी गोटियों के रूप में देखता है। फिर एक शक्तिशाली गर्जना के साथ वह भ्रम को टूटने का आदेश देता है और डीमन गॉड कॉल्ड्रन एक शानदार ड्रैगन में बदल जाता है, जिससे भ्रम टूटने लगता है, जिसे देखकर उसे अपने ऊपर गर्व महसूस होता है। जब वह यह महसूस करता है कि उसने भ्रम को तोड़ दिया है, लेकिन वह जल्दी से देखता है कि विशाल इल केवल कुछ इंच दूर है और उसे निगलने वाली है। निराशा के इस क्षण में काली अपनी आंखें बंद कर लेता है,
यह स्वीकार करते हुए कि अब बचना असंभव है और स्वाभाविक रूप से अपनी पूंछ से प्रहार करता है, लेकिन हैरानी की बात कि उसकी पूंछ जो गोल्डन स्केल्स से ढकी है और लोहे से भी मजबूत है, ईल को बीच से काट देती है। अपनी आंखें खोलने पर काली ईल के शरीर को अपनी पूंछ से दो हिस्सों में कटा हुआ देखकर चौंक जाता है। वह अपनी पूंछ की ताकत पर विचार करता है और यह सोचता है कि अगर उसके गोल्डन स्केल और विकसित हो जाएं तो वह अजेय हो सकता है। हालांकि वह इस विचार को तुरंत त्याग देता है, अपने आप को यह समझाते हुए कि उसे सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि इस सफलता का श्रेय केवल भाग्य को जाता है। वह इसलिए सोच रहा था क्योंकि इल पहले से ही घायल थी, उसी जगह उसके स्केल टकराए। सावधानी बरतने के इरादे से वह पीछे हटने और पहाड़ों में छिपने का फैसला करता है, यह सोचकर कि अभी के लिए सतर्कता ही सबसे अच्छी रणनीति है। दृश्य अब पहाड़ के दूसरी ओर शिफ्ट होता है, जहां काली पहले ही इल के मांस को अलग और पैक कर चुका है। उसका अनुमान है कि यह भोजन उसे कुछ महीनों तक कल्टीवेशन के लिए पर्याप्त होगा और डीमन कोर उसके पास होने के कारण उसे विश्वास है कि वह तीसरे स्पिरिचुअल स्टेज तक पहुंच सकता है। इसके अलावा वह ईल के शरीर में एक सुनहरी प्लेट खोजता है और अनुमान लगाता है कि शायद ईल का अंतिम भोजन नदी से कोई सांप पकड़ने वाला था। वह ईल के प्रति सम्मान में अपना सिर झुकाता है, यह मानते हुए कि ईल ने उसे अपने दुश्मनों से बचने में मदद की। वह यह भी कहता है कि उसे इसके लिए नफरत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसकी हरकतें प्राकृतिक क्रम के अनुसार थीं। वह ईल को आश्वासन देता है कि वह इसके मांस का हर हिस्सा इस्तेमाल करेगा, जिससे उसकी कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी। साथ ही उसका डीमन कोर भी बेकार नहीं जाएगा। हालांकि जब वह इसे निगलने की कोशिश करता है तो उसे एहसास होता है कि यह निगलने के लिए बहुत बड़ा है। काली को एहसास होता है कि सांप पकड़ने वाले जल्द ही उसे पकड़ने आ रहे होंगे, इसलिए उसे भागना होगा। वह अपनी पूंछ से इल के मांस को बांधता है और डीमन कोर को अपने मुंह में पकड़ता है, यह सोचते हुए कि वह इसे पहाड़ों में बाद में रिफाइन कर लेगा। कुछ ही पल बाद सांप पकड़ने वाले घटनास्थल पर पहुंच जाते हैं, यह समझते हुए कि जो हुआ था उसका उन्हें अब सही से अंदाजा हो चुका है। पहले वे उलझन में थे कि पुराना काला सांप पानी में इतनी तेजी से कैसे भाग निकला। वे यह स्पष्ट करते हैं कि जिसने नदी में किसी पर हमला किया वह पानी का यह जीव था, न कि पुराना काला सांप। वास्तव में वह पुराना काला सांप ही था जिसने पानी के जीव से लड़ाई की और उसे हरा दिया। उनमें से एक सुझाव देता है कि वे पुराने काले सांप का पीछा करें, लेकिन दूसरा समझाता है कि सामने के पहाड़ आयरन बेयर का इलाका है, जो एक शक्तिशाली जीव है जो थर्ड स्पिरिचुअल स्टेज के पीक पर है, इसलिए उन्हें इसे कम नहीं आंकना चाहिए। इसके अलावा पहाड़ विशाल और जंगल घना है, जिससे यह संभव है कि उन्हें पुराने काले सांप का महीनों तक पता न लगे और उन्हें भालू जैसे जीवों का सामना करना पड़े। दूसरा सांप पकड़ने वाला पूछता है कि क्या सीनियर ब्रदर डिंग ने सुना है कि हाल ही में पुराने काले सांप ने एक अल्केमिस्ट और उसके मानव पील को खा लिया, जो कई सालों से उसे कल्टीवेट कर रहे थे। इसका मतलब यह है कि उस मानव पील की मेडिसिनल प्रॉपर्टीज शायद अभी भी पुराने काले सांप के अंदर हैं, जो सीनियर ब्रदर डिंग के लिए एक दुर्लभ अवसर प्रस्तुत करती है, जो तीसरे ची रिफाइनमेंट स्टेज में कई सालों से अटके हुए हैं। हालांकि इससे पहले कि वह विस्तार से बता सके, सीनियर ब्रदर डिंग चेतावनी देते हैं कि अभी पहाड़ों में जाना उनके लिए बहुत जोखिम भरा होगा, क्योंकि उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। अंततः वे फैसला करते हैं कि वे तब तक इंतजार करेंगे जब तक पहाड़ बर्फ से ढक नहीं जाते, क्योंकि उस समय भालू, सांप और अन्य जीव शीत निद्रा यानी हाइबरनेशन में चले जाएंगे, जिससे उन्हें बहुत लाभ होगा। इस बीच काली ने एक गुफा खोजी थी जिसमें वह आराम का आनंद ले रहा है। वह इसे गर्म और सुखद बताता है, यह योजना बनाते हुए कि वह वहां कई महीनों तक शरण लेगा। उसने यहां तक कि अपना मांस गुफा के प्रवेश द्वार पर लटका दिया है, यह कहते हुए कि वह कुछ आराम करने के बाद अपनी कल्टीवेशन पर ध्यान केंद्रित करेगा। सही 2 महीने बीत जाते हैं और हम एक बर्फीले तूफान में काली की आवाज सुनते हैं, जो कि आश्चर्य व्यक्त कर रही है कि दूसरे से तीसरे लेवल पर स्पिरिचुअल कल्टीवेशन में ब्रेक थ्रू करना पहले ब्रेक थ्रू की तुलना में कितना अधिक चुनौतीपूर्ण है।
अपनी पूंछ को देखते हुए काली उल्लेख करता है कि उसने ईल से प्राप्त डीमन कोर से अपने रक्त और मांस को कुछ दिन पहले ही शुद्ध कर लिया था। फिर भी उसने कुछ और दिनों तक अपनी कल्टीवेशन जारी रखी, इस उम्मीद में कि वह अगले लेवल तक पहुंच जाएगा, लेकिन पहुंच नहीं पाया है। फिर भी निराश होने की बजाय वह थोड़ा गर्व महसूस कर रहा है, क्योंकि उसकी पूंछ पर 3 अतिरिक्त गोल्डन स्केल उभर आए हैं। फिर अपनी एक्स-रे क्षमता का उपयोग करते हुए वह डेमन गॉड कॉल्ड्रन का निरीक्षण करता है और नोट करता है कि यह स्पिरिचुअल ऊर्जा से भरा हुआ है, जो संकेत देता है कि वह कल्टीवेशन के दूसरे लेवल की चरम सीमा पर है। इस वजह से उसे विश्वास है कि सही अवसर मिलने पर वह तीसरे लेवल पर ब्रेक थ्रू कर सकता है। कुछ घंटे बाद दृश्य बर्फीले जंगल के बाहर काली की ओर बदल जाता है, जहां वह अपने मांस को पुनः स्थानांतरित करने का प्रयास कर रहा है, यह कहते हुए कि उसका शरीर कितना कठोर हो गया है और उसके ईल मांस की मात्रा पहले से बहुत कम बची है। इस पर वह निष्कर्ष निकालता है कि उसका एकमात्र विकल्प है हाइबरनेशन में प्रवेश करना और वसंत तक प्रतीक्षा करना, ताकि वह भोजन की तलाश में पहाड़ों से बाहर जा सके और अपनी कल्टीवेशन जारी रख सके। अचानक दृश्य उन स्नेक कैचर्स की ओर शिफ्ट हो जाता है, जो पहाड़ों में कुछ ग्रामीणों से बात कर रहे हैं, जिसमें वे किसी भी ग्रामीण को गोल्डन कॉइन्स की पेशकश करते हैं, जो उन्हें पुराने काले सांप को खोजने में मदद करेगा। एक ग्रामीण स्नेक कैचर्स को आश्वासन देता है कि वे स्नेक कैचिंग में विशेषज्ञ हैं, जिस वजह से उनके गांव को स्नेक विलेज के नाम से जाना जाता है। साथ ही उसने 2 कुत्ते भी प्राप्त किए हैं, जो विशेष रूप से सांपों की गंध का पता लगाने के लिए प्रशिक्षित हैं, जिस पर स्नेक कैचर्स उसे बातचीत बंद कर शीघ्रता से पुराने काले सांप की खोज करने का आदेश देते हैं और ग्रामीण अपना खोज अभियान शुरू करते हैं। एक ग्रामीण स्नेक कैचर्स के इस तरह के अहंकारी बर्ताव के प्रति अपनी नापसंदगी व्यक्त करता है, लेकिन उसके पास खड़ा दूसरा ग्रामीण उस पर जोर देते हुए कहता है कि वे हमारे जैसे नहीं हैं, उनके पास वास्तविक कौशल है और वे इस अभियान के माध्यम से अपनी जीविका कमा रहे हैं, जो हमारे लिए बहुत है। वह साझा करता है कि उसका बेटा नुई पढ़ने का शौक रखता है। उसने एक फेंकी गई किताब को भी एक बहुमूल्य रत्न की तरह संजोकर अपने पास रखा है। स्नेक कैचर्स से मिलने वाले भुगतान के बाद मैं अपने बेटे को स्कूल में दाखिल करूंगा, जिससे उसे बहुत खुशी मिलेगी और मुझे भी। तभी पीछे से कुत्ते अचानक भौंकने लगते हैं, जिससे उन्हें संकेत मिलता है कि उन्होंने कुछ खोज लिया है। एक ग्रामीण सवाल करता है कि क्या सचमुच कुत्तों ने इतनी तेजी से सांप के गड्ढे का पता लगा लिया। फिर वे स्नेक कैचर्स को सूचित करते हैं, यह सुझाव देते हुए कि यह गड्ढा शायद पुराने ब्लैक स्नेक का है, जिस पर स्नेक कैचर्स जांच करने का निर्णय लेते हैं। कुत्तों और आदमियों के आवाज से जमीन के अंदर बैठा काली जाग जाता है। वह दहशत में था, यह महसूस करते हुए कि स्नेक कैचर्स ने सहायता लाई है और कुत्तों की तेज गंध ने उन्हें उस तक पहुंच दिया है। वह ऐसा एहसास करता है कि उसका शरीर कठोर और ठंडा हो गया है, जिससे वह अपनी सबसे कमजोर स्थिति में है और भागने में असमर्थ है। जैसे ही स्नेक कैचर्स क्षेत्र का निरीक्षण कर रहे थे, तब पीछे से एक ग्रामीण मुस्कुराते कहता है कि देखो मास्टर, यहाँ पुराने काले सांप ने खाई कुछ हड्डियां हैं, तो क्या अब हमें हमारा रिवॉर्ड मिलेगा? लेकिन अचानक स्नेक कैचर उन पर चिल्लाता है कि कुत्तों द्वारा संरक्षित गंध वास्तव में आयरन बेर की है। जवाब में वो ग्रामीण जोर देता है कि उसके कुत्ते कभी गलती नहीं करते, लेकिन स्नेक कैचर्स इस पर संदेह जताते हैं और उनकी विशेषज्ञता पर सवाल उठाते हैं। फिर वो एक बड़े गड्ढे को दिखाता है जो एक गुफा जैसा है और सभी ग्रामीणों को उसके अंदर प्रवेश करने का निर्देश देते हैं, ताकि वे पुराने काले सांप को वहां खोज सकें। इस बीच काली राहत की सांस लेता है, अपनी चतुराई और सतर्कता के लिए खुद का आभारी होता है। वह बताता है कि उसने न केवल प्रवेश द्वार को पत्थरों से अवरुद्ध किया, बल्कि उसे शाखाओं से ढक दिया और अपनी गंध को छिपाने के लिए भालू की गंदगी का उपयोग किया। साथ ही उसने यह 6 फीट गहरा गड्ढा खोदा है, इसलिए उसे यकीन है कि स्नेक कैचर्स उसके अस्तित्व का कभी पता नहीं लगा पाएंगे। लेकिन फिर भी उसने खुद को तेजी से ध्यान केंद्रित करने और अपने शरीर की गर्मी को पुनः प्राप्त करने का निर्देश दिया। ऊपर की ओर गांव वाले उनसे नाखुश थे, फिर भी उनकी बात मानते हुए वहां जा रहे थे। इस बीच स्नेक कैचर्स स्नेक पिट के सामने खड़े रहते हैं, जिसमें से जूनियर गर्व से कहता है कि हालांकि गड्ढा कुछ गहरा है, लेकिन यह स्पष्ट रूप से एक स्नेक पिट है।
जो संकेत देता है कि वे काली के स्थान से अवगत थे, जिस पर सीनियर ब्रदर डिंग कहता है चूंकि उन्होंने अपना उद्देश्य प्राप्त कर लिया है, इसलिए ग्रामीण जो मूर्ख है अब किसी काम के नहीं है और जितने कम लोग बचेंगे उतना कम पैसा उन्हें बांटना पड़ेगा। तो इसलिए आपने उन्हें बियर केव में जाने के लिए कहा, जूनियर ने पूछा, जिस पर उसने हाँ कहा। उसी समय ग्रामीण गुफा के प्रवेश द्वार पर खड़े होकर अपने आसपास का सर्वेक्षण कर रहे थे। वे अनजान थे कि स्नेक कैचर्स उनके पीठ पीछे योजना बना रहे थे कि कैसे डीमन बेयर को बाहर निकालकर उनका सफाया किया जाए। उन्हें एक ही जगह रुका देख जूनियर ब्रदर ऊपर से छलांग लगा देते हैं, ये कहते हुए आयरन बियर की मदद से पहले इनका सफाया करते हैं, बाद में दोनों मिलकर बियर को खत्म करेंगे। दूसरी ओर काली स्नेक कैचर्स की बातचीत सुन रहा था और सोच रहा था कि वे अपने साथियों को बचाने के बजाय भालू से क्यों मरवाना चाहते हैं। ऐसा तो जानवर भी अपने साथी के साथ नहीं करते। इस पर और ज्यादा सोचने पर उसे इंसानी दिल की गहराई काफी डरावनी लगी, लेकिन उसने जल्दी से उस विचार को छोड़ दिया, यह एहसास करते हुए कि स्नेक कैचर्स उसके छिपे होने की जगह के बारे में जानते थे और उनमें से एक उसके पास ही खड़ा था, जिससे उसकी स्थिति और भी खतरनाक हो गई थी। काली ने सोचा कि स्नेक कैचर्स की योजना डीमन बेयर का सामना करने की है, तो वह मौका लेकर भालू का सेवन करने का प्रयास कर सकता है। यह संभवतः उसे एक ही छलांग में स्पिरिचुअल कल्टीवेशन के तीसरे लेवल तक पहुंचा सकता है, जिससे वह सीधे स्नेक कैचर्स का सामना कर सके। हालांकि उसने थोड़ा और ज्यादा सोचा तो उसे समझ आया कि उसका यह विचार कितना खतरनाक था। फिर उसने बार बार अपना सिर जमीन पर मारा, यह याद करते हुए कि स्नेक कैचर्स ने डीमन बियर को हराने के लिए मिलकर काम करने का उल्लेख किया था, जिसका मतलब था कि वे उसे मारने की जल्दी में नहीं थे। इसके अलावा वह बस ऐसे ही स्नेक कैचर्स के सामने डीमन बियर का सेवन नहीं कर सकता था, क्योंकि वह उसके लिए सीधे मौत को बुलाने के समान होता। इस बीच सीनियर ब्रदर अपने साथी के पीछे षड्यंत्र कर रहा होता है, यह सुझाव देते हुए कि डीमन बियर और पुराने काले सांप से उनमें से केवल एक ही ब्रेक थ्रू कर सकता है। इसका साफ मतलब है कि वह डीमन बेयर का सामना करने के बाद अपने साथी को खत्म करने का इरादा रखता है। काली यह सुनकर सोचता है कि क्या यह उसके लिए एक अवसर हो सकता है, क्योंकि स्नेक कैचर्स एक दूसरे के खिलाफ हैं, जो उसे स्थिति को अपने पक्ष में मोड़ने का संभावित मौका दे सकता है। इसलिए वह घटनाओं का शांतिपूर्वक अवलोकन करने का निश्चय करता है, सही समय का इंतजार करते हुए। थोड़ी देर बाद जूनियर स्नेक कैचर लौटता है और घोषणा करता है कि उसने डीमन बेयर को बाहर निकालने की तैयारी पूरी कर ली है। वह दावा करता है कि 30 मिनट से भी कम समय में डीमन बेयर जाग जाएगा। लगभग तुरंत ही गुफा के प्रवेश द्वार से एक जोरदार गर्जना सुनाई देती है, जो डीमन बेयर के जागने और ग्रामीणों पर हमले का संकेत देती है। ग्रामीण घबराहट में भागने लगते हैं, यह सवाल करते हुए कि जब उन्हें बताया गया था कि यह स्नेक पिट है, तो वहां एक भालू कैसे मौजूद है। घबराहट में वे स्नेक कैचर्स से मदद मांगते हैं, लेकिन पाते हैं कि वे दोनों एक ऊंचे स्थान पर खड़े होकर सिर्फ देख रहे हैं। जब ग्रामीण उनसे मदद की गुहार लगाते हैं तो स्नेक कैचर्स ठंडे नजरों से उन्हें घूरते हैं और उन्हें अराजकता पैदा करने के लिए डांटते हैं, उन्हें बेकार बताते हुए कहते हैं कि बस मर जाओ। ग्रामीण यह कड़वा सत्य समझ जाते हैं कि उन्हें धोखा दिया गया था और जानबूझकर भालू की गुफा में ले जाया गया था, ताकि उन्हें खत्म कर दिया जाए और खर्च कम किया जा सके। गुस्से से एक ग्रामीण धनुष और तीर निकालता है और स्नेक कैचर्स पर निशाना साधता है। वह तीर छोड़ता है जो जूनियर ब्रदर के सिक्के रखने वाले थैले पर लगता है, जिससे सोने के सिक्के और गोलियां नीचे गिर जाती हैं, जो काली की छुपी हुई जगह से काफी करीब थी। काली पहले से ही इस कल्टीवेशन पिल्स की सुगंध को पहचानता है कि यह एक इंसानी दवा है। वह तुरंत अपनी पूंछ से एक गोली पकड़ लेता है और इसके जादुई सुगंध से वह मुग्ध हो जाता है, जो उसे ऊर्जा से भर देती है। इस बीच जूनियर ब्रदर देखता है कि उसका पाउच क्षतिग्रस्त हो गया है, तो वह सीनियर से बिखरी सामग्री को इकट्ठा करने में मदद मांगता है। जैसे ही डीमन बेयर पास आता है, दूसरा कैचर सोने की गोलियों और सिक्कों को इकट्ठा करने के लिए झुक जाता है, दावा करते हुए कि जो कुछ भी वह इकट्ठा करेगा वह उसके साथी की लापरवाही के कारण उसका है। उसी समय डीमन बेयर ने सभी ग्रामीणों को सफलतापूर्वक मार डाला है और अब आखिरी ग्रामीण को अपने जबड़े में पकड़ रखा है। इस भयावह दृश्य को देखते हुए जूनियर चिल्लाने लगता है, सीनियर, यह कितना अच्छा प्लान था, वह सारे मर गए। जवाब में वह हंसते हुए कहता है, यह उनके लिए गर्व की बात है कि वे स्नेक कैचिंग सेक्ट के लिए मारे गए।
फिर जूनियर सुझाव देता है कि सीनियर ब्रदर डिंग आपको भी उनके साथ नीचे होना चाहिए। सीनियर उसकी बातों को कुछ समझ पाता। इससे पहले जूनियर उसे भालू की ओर नीचे धकेलता है, जो गरजता है क्योंकि वह उस व्यक्ति की अपनी ओर आता हुआ देखता है। जैसे ही वह व्यक्ति भालू के पास गिरता है, भालू उस पर ध्यान केंद्रित करता है। नीचे गिरा डिंग गुस्से से उसका नाम लेकर चिल्लाता है, जहान वेंजावो, तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? जूनियर ऊपर से उसे गुस्सा करने की बजाय अपनी किस्मत स्वीकार करने के लिए कहता है, ये घोषणा करते हुए कि वह लंबे समय से इस क्षण का इंतजार कर रहा था। वह यह भी प्रकट करता है कि उसे उसके इरादों के बारे में पहले से ही पता था, कि वह उसे खत्म करना चाहता था और सभी स्पिरिट बीस्ट्स को अपने लिए लेना चाहता था। आखिरी उम्मीद के तौर पर डिंग स्पिरिट बीस्ट की पेशकश उसे करता है, लेकिन जहान जोर देकर कहता है कि उसे केवल डिंग की मृत्यु चाहिए। जैसे ही भालू आगे बढ़ता है, सीनियर डिंग एक ताबीज को सक्रिय करता है और मंत्र पढ़ना शुरू करता है, जिसके परिणाम स्वरूप उस जगह एक विशाल विस्फोट होता है जो भालू को आग में लपेट लेता है। फिर भी भालू सीधा खड़ा रहता है, जबकि डिंग अपने ही मंत्र की ज्वालाओं में घिर जाता है। भालू के बढ़ते क्रोध को देखते हुए जहान पीछे हटने का फैसला करता है, यह कहते हुए कि अब समय आ गया है सेक्ट में वापस जाकर इसकी रिपोर्ट करने का। उसके जाने के बाद काली अपना सर बाहर निकालते हुए सोच रहा है कि स्नेक कैचर के अंत और भालू की गंभीर चोटों से यह साबित होता है कि यह एक लीजेंडरी प्लॉट ट्विस्ट है, साथ ही एक शानदार मौका खुद को इम्प्रूव करने का। वह मानव कल्टीवेशन की गोल्डन पिल का सेवन करता है, जिससे वह अपने बैटल फॉर्म में बदल जाता है और डीमन बेयर का सामना करने के लिए आगे बढ़ता है। हालांकि इससे पहले कि वह ऐसा कर सके, वह बर्फ में पड़े 2 रिप्लेनिशिंग पिल्स को देखता है और सोचता है कि उसे अचानक इतनी भूख क्यों लग रही है। क्या यह उस पिल का साइड इफेक्ट है? जिस पर वह विचार करता है कि अगर उसने यह दोनों भी पील खा ली तो कुल 3 हो जाएंगी। क्या इससे उसकी शक्ति में कोई असर होगा या नहीं? अंततः कुछ समझ न आने पर वह एक पिल को अपने दांतों के पीछे छुपाने का फैसला करता है, उचित समय का इंतजार करते हुए उसे निगलने के लिए। तभी अचानक कहीं से भेड़ियों का एक झुंड उसे घेरने लगता है, जिस पर वह सोचता है कि खून की गंध शायद उन्हें आकर्षित कर रही है, लेकिन इसे भयभीत होने की बजाय वह इसे भाग्यशाली घटना मानता है, क्योंकि पिल्स लेने के बाद उसे थोड़ी भूख लग रही है और उसे विलेजर के अवशेषों पर दावत करने का कोई इरादा नहीं था। इसलिए लगभग स्वाभाविक रूप से वह भेड़ियों पर झपटता है और एक भेड़िए की गर्दन को काटता है। इसके तुरंत बाद उसकी गर्दन को ही उसके शरीर से अलग कर देता है और उसकी गर्दन को निगलते हुए तय करता है कि अब वह अपनी भूख इन भेड़ियों से मिटाएगा, भले ही और भी भेड़िए यहाँ आने लगे हों। वह महसूस करता है कि डीमन गॉड कॉल्ड्रन प्राप्त करने के बाद वह भोजन को लगभग तुरंत पचा सकता है, जिससे उसकी भूख और बढ़ जाती है। शेष भेड़िए उस पर हमला करने के इरादे से उस पर झपटते हैं, लेकिन वह उन्हें बड़ी ही बेरहमी से मारता है और खाने लगता है। लेकिन वह कुछ अजीब महसूस करता है। चाहे वह कितने भी भेड़ियों को खा ले, उसकी भूख शांत नहीं हो रही थी। शेष भेड़िए उसकी इस क्रूरता को देखकर भागने लगते हैं। वे इतने भयभीत थे कि गलती से डीमन बेयर की ओर बढ़ने लगते हैं। उन्हें देखते हुए वह सोचता है कि क्या डीमन बेयर की उपस्थिति उसकी भूख के शांत न होने का कारण है। डीमन बेयर भेड़ियों को पास आता देख अपने बड़े पंजों से उन्हें खत्म करने लगता है। काली दूर से देखता है, यह एहसास करते हुए कि डीमन बेयर कितना शक्तिशाली है, बावजूद इसके कि वह घायल है। वह डीमन बेयर और स्नेक कैचर्स के बीच हुई पिछली लड़ाई पर विचार करता है और सोचता है कि बेयर स्पिरिचुअल कल्टीवेशन के 3रे लेवल के पीक पर है, जबकि वह स्वयं केवल 2रे लेवल के पीक पर है। अचानक उसकी आंखें लाल हो जाती हैं, क्योंकि वह अपनी भूख को काबू में रखने की कोशिश कर रहा है, यह याद दिलाते हुए कि वह केवल एक साधारण भोजन के लिए सब कुछ जोखिम में नहीं डाल सकता। फिर भी उसकी भूख बढ़ती जाती है, जिससे वह सोचता है कि क्या डीमन गॉड कॉल्ड्रन इस अतृप्त इच्छा का स्रोत है, मानो यह उसे डीमन बेयर को खाने के लिए प्रेरित कर रहा हो। बढ़ती भूख की वजह से वह इस तथ्य पर विचार करने के लिए मजबूर होता है कि हालांकि डीमन बेयर का कल्टीवेशन लेवल उसे ज्यादा है, वह गंभीर रूप से घायल है और साथ ही अगर हर बार वह शक्तिशाली दुश्मन को देखकर भागता रहा तो कभी भी शक्तिशाली नहीं बनेगा। इसीलिए वह भागने का विचार छोड़ देता है। तभी अचानक डीमन बेयर उसकी उपस्थिति
उपस्थिति को महसूस करते हुए उसकी ओर घुम जाता है। काली सोचता है कि क्या भेड़ियों से लड़ते हुए बेर ने अपनी सारी ताकत खर्च कर दी है। फिर वह खुद को शांत और संयमित रहने के लिए प्रोत्साहित करता है, यह बताते हुए कि जब तक वह चतुर और सतर्क रहेगा उसके पास जीतने का एक मौका रहेगा। एक पल में वह डीमन बेयर पर झपटता है। दोनों प्राणी एक दूसरे को मारने और खाने के इरादे से एक दूसरे को घूर रहे थे। काली अपनी त्वरित बुद्धि का उपयोग करते हुए उसकी आंखों पर थूक देता है, फिर अपनी इनहांस्ड गोल्डन टेल से बेयर की आंखों पर वार कर उसे अंधा कर देता है, जिससे दर्द से उसकी चीख निकल जाती है और बेयर उसे छोड़ देता है। इस मुठभेड़ से वह महसूस करता है कि यह डीमन बेयर नदी में पहले पराजित किए गए डीमन ईल से कहीं अधिक शक्तिशाली है। हालांकि अब बेयर अंधा है, उसे लगता है कि अब जीत उसके पक्ष में है। इससे पहले कि काली फिर उस पर हमला कर पाता, वह महसूस करता है कि जो ची रिप्लेनिशिंग पिल्स पहले खाई थीं उनका असर खत्म होने लगा था, जिससे ठंड उसके शरीर पर असर डाल रही है और उसे कमजोर बना रही है। वह जल्दी से और एक पिल निगल लेता है जो उसने अपने मुंह में छुपा रखी थी। अपनी ताकत लौटने का एहसास होते ही वह अटैक स्टांस में आ जाता है और यह निश्चय करता है कि डीमन बेयर को मारने के बाद ही वह अपनी चोटों का इलाज करेगा। फिर वह बेयर पर झपटता है और अपने दांतों को उसकी गर्दन में गड़ा देता है, जिससे वह जमीन पर गिर जाता है। वह नोट करता है कि अंधा होने के बावजूद बेयर अभी भी अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है। वह अपने शरीर में दर्द महसूस करता है क्योंकि बेयर उसे अपने पंजे की मदद से कुचलने की कोशिश कर रहा था, यह महसूस करते हुए कि इसे उसकी कुछ हड्डियां टूट सकती हैं। इसके बावजूद वह बेयर की गर्दन से अपनी पकड़ नहीं छोड़ता जब तक कि वह उसकी गर्दन तोड़ नहीं देता। अपनी सारी शक्ति इकट्ठा करके वह बेयर की गर्दन मोड़ता और तोड़ता है, उसे मरने का श्राप देते हुए, लेकिन बेयर उसे दूर फेंक देता है। फिर वह तर्क करता है कि हालांकि बेयर अभी भी जीवित है, उसने अपनी गर्दन पर गंभीर चोटें झेली हैं जिससे वह अधिक समय तक जीवित नहीं रह पाएगा। इसके बावजूद वह इसे दूरी से खत्म करने का फैसला लेता है। वह विचार करता है कि क्या वह डीमन बोर के साथ जैसे पत्थरों का उपयोग किया था वैसा करे, लेकिन उनकी प्रभावशीलता पर संदेह करता है क्योंकि भालू उसे कई गुना ताकतवर है। इसलिए पत्थरों के बजाय वह एक पेड़ का सहारा लेता है, अपनी पूंछ से उसे उठाता है और उस बेर के सिर पर दे मारता है, जिसके बाद वह सोचता है कि यह काफी होना चाहिए, अब बेर निश्चित रूप से मर चुका होगा। तुरंत बाद वह अपनी ऊर्जा को केंद्रित कर खुद को ठीक करने का फैसला करता है, जबकि दूर से चौकस निगाह रखता है। अचानक उसे एक आवाज सुनाई देती है और वह मुड़कर देखता है कि भेड़िए वापस आ रहे हैं। वह उन्हें पीछे हटने के लिए चिल्लाने की कोशिश करता है, यह दावा करते हुए कि उसने डीमन बियर को मारा है और वे इसे बस यूं ही नहीं ले सकते। जब भेड़िए पीछे नहीं हटते तो वह अपनी आखिरी बची ये ची रिप्लेनिशिंग पिल का सेवन करते हुए उन्हें खत्म करने का संकल्प करता है। 2 घंटे बाद जब सूरज जंगल के ठीक ऊपर था, काली डीमन बियर की ओर बढ़ता है, पीछे भेड़ियों की लाशें छोड़ता हुआ। वह घायल था, लेकिन उसे लगता है कि अब सुरक्षित है क्योंकि उसने भेड़ियों का पूरी तरीके से निपटारा कर दिया है। वह सोचता है कि पिल का असर ज्यादा देर तक नहीं टिकेगा और उसकी चोटों को देखते हुए उसे कल्टीवेशन से पहले छिपने और ठीक होने के लिए एक सुरक्षित जगह ढूंढनी होगी। अगर स्नेक कैचर्स वापस आते हैं तो उसे पता है कि वह गंभीर मुसीबत में होगा। आगे बढ़ते हुए वह डीमन बेयर का मृत शरीर घसीटता है और गिरे हुए विलेजर्स के पास से गुजरता है, जिन्हें देखते हुए वह सोचता है कि किसे पता कितनी रीइंकार्नेशन का सामना करना पड़ता है इंसान में बदलने के लिए, लेकिन इनका इस तरह मरना। अचानक वह रुकता है क्योंकि उसकी नज़र एक लाश पर पड़ती है और उसे एहसास होता है कि वह उस छोटे लड़के के पिता की है जिसने पहले उसे अपनी मछली का हिस्सा दिया था। आदमी के बगल में वह देखता है कि पहले के 2 कुत्ते भी बेजान पड़े हुए हैं। वह उन्हें जगाने की कोशिश करता है, उन्हें ठंड से पहले जाने के लिए प्रेरित करते हुए, लेकिन जल्द ही समझ जाता है कि वे पहले ही मर चुके हैं। कुत्तों की अपने मृत मालिक के प्रति वफादारी का दृश्य उसके भीतर विरोधाभासी भावनाओं को जागृत करता है। जैसे ही वह अपनी यात्रा फिर से शुरू करता है, वह इस दुनिया की कठोर सच्चाई पर विचार करता है जहां केवल सबसे चालाक और विश्वासघाती ही जीवित रह सकते हैं। वह खुद को आश्वस्त करता है कि वह भविष्य में आने वाली सभी चुनौतियों का डटकर सामना करेगा। अंततः वह एक गुफा ढूंढ लेता है। गुफा के बाहर पानी का एक तालाब है जो उसकी एंट्रेंस को छिपाता है, जिससे यह एक आदर्श
छिपने की जगह बन जाती है। फिर वह डीमन बेयर का शरीर खाना शुरू करता है, ये समझते हुए कि उसे तब तक कल्टीवेशन करनी होगी जब तक उसमें शक्ति बची है। वह बेयर के अद्वितीय स्वाद पर टिप्पणी करता है, सोचता है कि शायद यही डीमन गॉड कॉल्ड्रन की रिलेंटलेस परस्यूट का कारण है जो काली के पेट के अंदर है। कॉल्ड्रन बियर के अवशेषों को अवशोषित करता है, जिसे वह खुद को इवोल्यूशन का परिचित अनुभव महसूस करते हुए पाता है। उसकी पूंछ पर नए सुनहरे स्पाइक्स उभरते हैं और वह स्पिरिचुअल कल्टीवेशन के तीसरे लेवल में ब्रेक थ्रू करने की उपलब्धि का जश्न मनाता है। न केवल वह इस लेवल के पीक पर पहुंच गया है, बल्कि उसकी पूंछ पर 10 सुनहरे स्केल्स भी उग आए हैं। खुशी से वह सोचता है कि जितना बड़ा जोखिम होता है उतना बड़ा इनाम मिलता है, यह पुष्टि करते हुए कि उसका हर प्रयास सार्थक था। संवकों की ऊर्जा को चैनल करते हुए वह कल्पना करता है कि आने वाले वसंत में वह इस पर्वत को अपना बना लेगा और राजा बनेगा। डीमन बेयर से टकराव होकर 3 महीने बीत चुके हैं। सर्दी अब वसंत में बदल गई है। तभी गुफा के अंदर काली जागता है और महसूस करता है कि वसंत आ गया है और अब वह 8 सेंटीमीटर से लंबा हो चुका है। साथ ही अब उसके पास 11 गोल्डन स्केल्स हैं। फिर आसपास की जांच के लिए वह अपने एक्सरे विजन का उपयोग करता है और आपने पास 2 वाइल्ड बोर्स को पाता है। इससे वह समझ जाता है कि उसके शरीर के साथ प्रिसेप्शन की एबिलिटी पहले से भी बड़ी है। फिर काली खुद से कहता है, चलो खाने का तो बंदोबस्त हो गया, अब सिर्फ शरीर के मसल्स को स्ट्रेच करने का बाकी है। कुछ ही पल बाद काली चुपके से उन वाइल्ड बोर के पीछे आ जाता है और उन पर हमला कर उनमें से एक को मार देता है। बचा हुआ वाइल्ड बोर उसे देखकर कांप रहा होता है। वह उसके छोटे रूप और बड़े हुए पेट को देखकर समझ जाता है कि वह एक गर्भवती माता है और इसलिए वह उसकी जान बख्शने का और सिर्फ नर बोर को खाने का फैसला करता है। वह ऐसा इसलिए कर रहा था क्योंकि उसने नई नॉलेज हासिल कर ले ली है जो कि इकोलॉजिकल बैलेंस के बारे में थी। माता वाइल्ड बोर डर में देखती है जब काली उसके साथी को घसीट ले जाता है, जबकि काली सोचता है कि वह गांव वापस नहीं जा सकता, इसलिए उसे आत्मनिर्भर बनना होगा और इस पर्वत पर ही निर्भर रहना होगा। वह समझता है कि वह ऐसे ही इस पहाड़ पर कब्जा कर राजा नहीं बन सकता। अपने भोजन को बनाए रखने के लिए कुछ प्राणियों को प्रजनन के लिए संरक्षित करना, साथ ही युवाओं को नुकसान पहुंचाने से बचना भी आवश्यक है। अगले ही पल वाइल्ड बोर पर दावत करते हुए स्नेकी अपने आसपास के अबंडेंट वाइल्ड लाइफ के बारे में सोचता है कि यहाँ 20 रो डियर, 30 मस्क डियर और सैकड़ों रैबिट्स के साथ साथ मंकीज, वाइल्ड गोट्स, कोयोटीज और अन्य जीव मौजूद है। यदि वह अपने प्लान पर कायम रहता है और ज़्यादा खाने से बचता है तो उसे भोजन के बारे में कोई कठिनाई नहीं होगी, जिससे वह पर्वत में अपने जीवन का आनंद ले सकता है। हालांकि काली को एहसास होता है कि वह अपनी कल्टीवेशन के लिए केवल पर्वत के संसाधनों पर निर्भर नहीं रह सकता, इसलिए पिछले अनुभवों पर विचार करते हुए वह समझता है कि अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए उसे और अवसरों और रोमांचों की तलाश करनी होगी। इसलिए वह फिलहाल अपने घर लौटने का निर्णय लेता है। फिर दृश्य 1000 स्नेक वैली में बदलता है, जहां कई स्नेक्स आराम से टहल रहे हैं, जो सांपों के घर की सुंदरता को दर्शाता है। जहां काली की आवाज बताती है कि वसंत के आगमन के साथ जीवन का नवीनीकरण होता है, जो मेटिंग सीजन का संकेत देता है। एक दृढ़ संकल्पित स्नेक के रूप में मैं एक गर्लफ्रेंड खोजने के लिए इच्छुक नहीं हूँ, लेकिन जब से यहाँ आया हूँ यह सफ़ेद सांप मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रही। जहाँ भी जाता हूँ वहाँ आकर मुझसे लपेट जाती है। फिर भी काली दूरी बनाना चुनता है, ये दावा करते हुए कि वे पूरी तरह से अलग दुनिया से आते हैं। फिर वह अब उसके आसपास के खतरों पर ध्यान देता है और कहता है कि अगर वह 1 साल पहले का वही सांप होता तो वह अन्य स्नेक्स की तरह हिचकिचाए बिना ऐसा कर लेता। लेकिन अब अपनी कल्टीवेशन जर्नी पर निकलने के बाद मैंने ऐसे ट्रिवियल डिज़ायर्स में रुचि खो दी है और अब सारा ध्यान केवल ट्रेनिंग पर ही केंद्रित है। स्नेक वैली के केंद्र में चमकते पेड़ को देखते हुए काली बड़बड़ाता है कि इस स्नेक ट्री के फल हर 3 साल में परिपक्व होते हैं और इस वसंत में उनके पकने का समय आ गया है। परिपक्व होने के बाद फल का सेवन करके वह अपनी कल्टीवेशन को बढ़ा सकता है। इसके अलावा वह याद करता है कि 3 साल पहले उसने गलती से स्नेक फ्रूट खाने के बाद ही विजडम प्राप्त की थी। वह अनुमान लगाता है कि अगर इस बार वह 3 स्नेक फ्रूट्स का सेवन करता है तो वह एक ही बार में चौथे स्पिरिचुअल स्टेज में ब्रेक थ्रू कर सकता है।
एक बार जब वह मिडिल स्टेज तक पहुंच जाएगा तो वह स्पेल्स का उपयोग करने में सक्षम हो जाएगा, जिसे उसे केवल फिजिकल अटैक्स पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। अचानक वह स्नेक वैली के एंट्रेंस पर एक आवाज़ सुनता है जो सीनियर सिस्टर सॉन्ग नामक लड़की को स्नेक फ्रूट के बारे में बता रही है। उसे एहसास होता है कि यह आवाज़ जानी पहचानी है जो तेज़ी से उसकी ओर बढ़ रही है। ये आवाज़ उस स्नेक कैचर्स की है जिसने 3 महीने पहले पर्वत में अपने साथी को मार डाला था। वही स्नेक कैचर अपनी फीमेल साथी सीनियर सिस्टर सॉन्ग से अपने साथी सीनियर ब्रदर टिंग, जिसे उसने ही मारा था, उसी की मृत्यु पर शर्मिंदगी व्यक्त करता है, जिस पर सीनियर सिस्टर सॉन्ग उसे आश्वासन देती है कि उन्हें अतीत पर ध्यान नहीं देना चाहिए, इस बात पर जोर देते हुए कि उसका जीवित बच जाना वास्तव में मायने रखता है। इस बातचीत से काली को पता चलता है कि स्नेक कैचर्स लौट आए हैं। इसी बीच वह अपनी अगली चाल की योजना बना रहे हैं। सीनियर सिस्टर सॉन्ग यह कहती है कि उसे केवल स्नेक ट्री के 2 फलों की आवश्यकता है, तो वह अपने लिए एक रख सकता है, जिस पर वह उसका धन्यवाद करता है और उसे बताता है कि इस स्नेक वैली के भीतर एक खतरनाक बीस्ट मौजूद है जिस वजह से उन्हें सतर्क रहना होगा। हालांकि सीनियर सिस्टर सॉन्ग उसकी चिंताओं को खारिज कर देती है, ये सुझाव देते हुए कि उसे ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसने इस अवसर के लिए अपने मास्टर से एक शक्तिशाली मैजिकल वेपन उधार लिया है। वह बताती है कि वैली में केवल एक ही स्नेक है जो उनके ध्यान के योग्य है, और वह है ओल्ड स्नेक किंग। अगर वह प्रकट होता है तो वे उसे मार देंगे और उसके गॉल ब्लैडर का उपयोग मेडिसिनल पर्पसेस के लिए करेंगे। ये सब बातें काली सुन लेता है और गुस्से से सोचता है कि अब उसे क्या करना चाहिए। वह तो यहाँ स्नेक फ्रूट के लिए आए हैं और साथ ही उससे निपटने के लिए एक मैजिकल वेपन भी लाए हैं। पहले तो वह भागने का सोचता है, लेकिन यह एहसास होते ही कि स्नेक फ्रूट लगभग पक चुका है और अगर वह अभी भागता है तो स्नेक कैचर्स इसका फ़ायदा उठाकर इसे ले लेंगे, जो उसे होने नहीं देना था। वह अपने वर्तमान लेवल पर विचार करता है जो अब कल्टीवेशन के 3रे लेवल के पिक पर है। फिर वह याद करता है कि डीमन ईल और डीमन बेयर ने पहले स्नेक कैचर्स को हराया था, जिससे उसे लगता है कि वे उतने मजबूत नहीं हो सकते जितना उसने सोचा था। हालांकि तभी अचानक स्नेक कैचर्स के पास से कुछ अजीब गंध पूरी वैली में फैल जाते हैं, जिसे सूंघते ही वह अपनी नाक ढकते हुए इस अजीब गंध की प्रकृति पर विचार करता है और इंस्टिंक्टिवली वह पानी में छलांग लगाता है, यह तय करते हुए कि वह छिपकर स्थिति का निरीक्षण करेगा, इस उम्मीद में कि पिछली बार की तरह स्नेक कैचर्स आपस में ही एक दूसरे से भिड़ जाएंगे। कुछ ही पल बाद इस गंध से लगभग पूरे स्नेक वैली के सभी स्नेक्स का सफाया हो जाता है। वही मेल स्नेक कैचर सीनियर सिस्टर सॉन्ग से पूछता है कि अगर इसे भी ओल्ड स्नेक किंग प्रकट नहीं हुआ तो क्या होगा। वह जवाब देती है कि अगर वह प्रकट नहीं होता तो वे बस स्नेक फ्रूट ले लेंगे। हालांकि उसे यकीन है कि वह प्रकट होगा, क्योंकि ओल्ड स्नेक किंग 1 दशक से जीवित है, जो अपनी उम्र बढ़ाने के लिए स्नेक फ्रूट पर पूरी तरह से निर्भर है। इस बीच पास छिपे हुए काली को शक होता है कि स्नेक कैचर्स उसके बारे में बात कर रहे हैं। गुस्से में वह जवाब देता है कि यह स्नेक कैचर्स ही हैं जो अपनी मृत्यु के करीब हैं, ये दावा करते हुए कि वह बूढ़ा नहीं है और उसकी शारीरिक शक्ति हर दिन बढ़ रही है। वह स्नेक कैचर्स के दावों को खारिज कर देता है, यह याद करते हुए कि विलेजर्स ने हमेशा उसे ओल्ड ब्लैक स्नेक कहा है, और वह सवाल करता है कि यह कैचर्स भी उसे ओल्ड स्नेक किंग क्यों कह रहे हैं। इसी बीच सीनियर सिस्टर सॉन्ग स्नेक ट्री की सुंदरता की प्रशंसा करती है, जबकि काली अपने विचारों को पीछे छोड़ता है, खुद को याद दिलाता है कि उसे ध्यान केंद्रित करना चाहिए, क्योंकि स्नेक कैचर्स स्नेक फ्रूट को हासिल करने के लिए तत्पर हैं। जैसे ही स्नेक कैचर्स स्नेक ट्री के पास पहुंचते हैं, सीनियर सिस्टर सॉन्ग अचानक सुझाव देती है कि उन्हें इंतजार करना चाहिए। काली यह सुनकर हैरानी से सोचता है कि क्या उसने उसकी उपस्थिति को महसूस कर लिया है। उसी समय स्नेक वैली की छत पर दरार पड़ने के साथ वहां एक बड़ा धमाका होता है और अगले ही पल स्नेक कैचर्स पर हमला होता है। यह हमला एक विशाल ब्लैक स्नेक द्वारा किया जाता है, जिससे सीनियर सिस्टर सॉन्ग मुश्किल से बच पाती है। वह इस प्राणी को ओल्ड ब्लैक स्नेक के रूप में संबोधित करती है, जिससे काली को आश्चर्य होता है, क्योंकि उसे एहसास होता है कि यह असली ओल्ड ब्लैक स्नेक है, जिसे ओल्ड स्नेक किंग भी कहा जाता है। जिसे काली सोचता है कि क्या वह केवल एक इम्पोस्टर है, और सोचता है कि यह ओल्ड ब्लैक स्नेक वह स्रोत हो सकता है जिसकी वजह से उसे परेशानियों के साथ नेगेटिव रेपुटेशन का सामना करना पड़ा। वह याद करता है कि उसने अपने यूथ के दौरान शायद ही कभी बाहर कदम रखा था और केवल 3 साल पहले ही निकला था, और गलती से ओल्ड ब्लैक स्नेक की बदनामी के लिए दोषी ठहराया गया।
इस बीच टकराव तेज हो जाता है क्योंकि ओल्ड ब्लैक स्नेक सीनियर सिस्टर सॉन्ग पर हमला करता है, जो जवाब में स्वॉम्प स्पेल नामक एक स्पेल डालती है। ये स्पेल सफलतापूर्वक ओल्ड ब्लैक स्नेक के हमले को रोक देता है, उसके मुंह को मडी वाटर से घेर लेता है। यह टकराव इतना भीषण होता है कि इसकी ऊर्जा काली के छिपने की जगह तक पहुंच जाती है। काली देखता है कि जबकि स्नेक कैचर्स फॉर्मिडेबल हैं, ओल्ड ब्लैक स्नेक भी प्रभावशाली है, ये दिखाते हुए कि अपनी उम्र के बावजूद वह अभी भी लड़ाई में सक्षम है, जैसा कि स्वॉम्प स्पेल को तोड़ने की उसकी क्षमता से स्पष्ट है। सीनियर सिस्टर सॉन्ग तब अपना मैजिकल वेपन स्पिरिचुअल बेल निकालती है और ओल्ड ब्लैक स्नेक पर हमला करती है। वह बेल ओल्ड ब्लैक स्नेक को बहुत दर्द पहुंचाती है, जिस पर काली टिप्पणी करता है कि इसे आसपास का शोर इतना भारी महसूस होता है कि अगले ही पल सिर फट जाएगा। तभी इस मौके का फायदा उठाते हुए सीनियर सिस्टर सॉन्ग ओल्ड ब्लैक स्नेक पर एक और हमला करती है, लेकिन यह केवल उसके पीठ से टकरा कर लौट आता है। वह समझ जाती है कि ओल्ड ब्लैक स्नेक की स्केल्स असाधारण रूप से मजबूत हैं और सोचती है कि उसके स्केल्स से प्रिसेप्शन आर्मर बनाया जा सकता है। तब दूसरा स्नेक कैचर हस्तक्षेप करता है, यह कहते हुए कि ओल्ड ब्लैक स्नेक को एक व्यक्ति द्वारा हराया नहीं जा सकता। अगले ही पल वे साथ में ओल्ड ब्लैक स्नेक पर एक कोऑर्डिनेटेड हमला शुरू करते हैं, जो प्रभावी प्रतीत होता है क्योंकि वे देखते हैं कि वह कमजोर हो रहा है। छुपी हुई जगह से काली यह देखता है कि सीनियर सिस्टर सॉन्ग पहले मिले स्नेक कैचर्स की तुलना में काफी अधिक शक्तिशाली है, और ओल्ड ब्लैक स्नेक की दुर्दशा को देखते हुए वह सोचता है कि क्या उसे सहायता प्रदान करनी चाहिए। हालांकि वह झिझकता है, यह तर्क देते हुए कि स्नेक फ्रूट अभी तक पूरी तरह पका नहीं है, जिससे इसे इस समय खाना अनुचित होगा। अंततः वह चुपके से समर्थन देने का निर्णय लेता है, अपने टेल से एक पत्थर उठाते हुए, यह नोट करते हुए कि वे दोनों स्नेक बीस्ट्स हैं। जैसे ही वह कार्रवाई करने की तैयारी करता है, वह स्नेक फ्रूट ट्री के पास कुछ हलचल देखता है और सोचता है कि वह कौन हो सकता है। वहां एक व्यक्ति होता है जो स्नेक फ्रूट ट्री को उखाड़ने की कोशिश कर रहा है, ये कहते हुए कि वह इसे अपने लिए लेगा, जबकि स्नेक कैचर्स ओल्ड ब्लैक स्नेक के साथ व्यस्त है। इस दृश्य से काली को बहुत गुस्सा आता है, जो तुरंत उस व्यक्ति पर हमला करने के लिए दौड़ता है, ये सोचते हुए कि जो कोई भी स्नेक फ्रूट ट्री को उसे लेगा, उसे मरना होगा। अचानक अपने सामने इतने बड़े सांप के मुंह को देखकर वह आदमी डर के मारे उस स्नेक फ्रूट ट्री को उखाड़ लेता है, ये चिल्लाते हुए कि यह चीज क्या है, वह इससे आगे कुछ कह पता। काली उसे उस पेड़ के साथ ही निगल लेता है, ये कहते हुए कि तुम्हारा इरादा सिर्फ स्नेक फ्रूट पाने का नहीं है, बल्कि तुम्हारा इरादा तो पेड़ को उखाड़ कर उसकी जड़ों को पूरी तरह से नष्ट करने का है, इसीलिए अब तुम मरो। कुछ ही पल बाद जैसे ही उस स्नेक ट्री की ऊर्जा उसके शरीर में फैलने लगी, वैसे ही उसे तेज दर्द का एहसास होता है और वह समझ जाता है कि उसने गलती से आदमी के साथ उस पेड़ को भी निगल लिया है। साथ ही पत्तियों के पाचन के बाद दर्द और भी बढ़ता जा रहा था, जिस वजह से उसे ऐसा लगने लगता है कि अगले ही पल उसका पेट किसी बम की तरह फट जाएगा। परिणाम स्वरूप वह अगले ही पल उस आदमी और पेड़ को बाहर की ओर थूक देता है, जिसके तुरंत बाद वह शरीर के अंदर की एनर्जी को बचाने के लिए हेवन एंड अर्थ शेस बोर्ड एंड ऑल बींग्स अर्थ पीसेस इस मंत्र का उच्चारण करने लगता है, ताकि डीमन गॉड कोल्ड्रन को एनर्जी को पूरी तरह से पाचन करने में मदद मिले। हालांकि जब वह अपनी एक्सरे दृष्टि का उपयोग करता है, तो काली पता लगाता है कि कोल्ड्रन पहले से ही भरा हुआ है, जो दर्शाता है कि वह स्पिरिचुअल स्टेज के तीसरे लेवल के पीक पर पहुंच चुका है। उसे यह जानकर राहत मिलती है कि स्नेक फ्रूट ट्री की पत्तियां जहरीली नहीं थी, लेकिन उनसे मिलने वाली एनर्जी बहुत ज्यादा है, जिस पर वह अब भी चिंतित है। स्नेक फ्रूट ट्री को देखते हुए काली सोचता है कि क्या उसने पत्तियों को अधिक मात्रा में खाने से अब भी एक बरसर्क शक्ति का अनुभव किया है क्या। वह नोट करता है कि जबकि पत्तियां डीमन गॉड कोल्ड्रन में प्रवेश करते ही लगभग तुरंत पच गई थीं, लेकिन उनकी ऊर्जा को रिफाइन करने में देरी हुई थी। काली फिर तेजी से भागने के लिए स्नेक फ्रूट ट्री को मुंह में लेकर पानी में तैरने लगता है, ताकि वह सांप पकड़ने वालों के हाथों में स्नेक फ्रूट ट्री के फल गिरने से रोक सके। दूसरी तरफ पुराने काले सांप का शरीर दो टुकड़ों में कटा दिखाई देता है, जबकि एक सांप पकड़ने वाला उसकी पीठ पर बैठा है, जो सीनियर सिस्टर सॉन्ग की प्रशंसा करते हुए कहता है कि उसने पुराने काले सांप को केवल 30 मिनट में समाप्त कर दिया। इसके जवाब में सीनियर सिस्टर सॉन्ग उसे जूनियर ब्रदर झाव कहकर संबोधित करती है और उसकी प्रदर्शन को औसत बताते हुए सुझाव देती है कि वे स्नेक फ्रूट ट्री के फलों की कटाई करने आगे बढ़े।
उनके आश्चर्य के लिए वे देखते हैं कि सांप का पेड़ गायब हो गया है, जिससे दोनों एक दूसरे पर संदेह भरी नजर डालते हैं। सीनियर सिस्टर सोंग स्थिति पर विचार करते हुए प्रश्न करती हैं कि क्या जूनियर ब्रदर जाव चोर हो सकता है, जबकि जूनियर ब्रदर जाव पलटकर कहता है कि यदि वह सांप के फल को अपने लिए चाहती थी तो वह बस पूछ सकती थी, बजाय इसके कि उसकी पीठ के पीछे चोरी करने पर उतरे। जिसके बाद दोनों व्यक्ति एक दूसरे पर आरोप लगाने लगते हैं। जब सीनियर सिस्टर सोंग जूनियर ब्रदर जाव से उसकी बात पर सवाल करती है कि क्या वह स्नैक फ्रूट ट्री की चोरी का इल्जाम उस पर लगा रहा है, जूनियर ब्रदर जाव जोर देते हुए कहता है कि वही असली चोर है और सुझाव देता है कि उसे अपने साथी का खुलासा करना चाहिए, ये वादा करते हुए कि वह अपने वापस लौटने पर मास्टर को इस बारे में नहीं बताएगा। सीनियर सिस्टर सोंग जवाब देती है कि उसके पास दूसरा कोई साथी नहीं है और यदि जूनियर ब्रदर जाव ने पेड़ नहीं लिया है तो ये किसी और का काम होना चाहिए। इस बीच काली एक्सरे दृष्टि से दूर खड़ा यह ड्रामा देख रहा है और स्थिति को आदर्श मानते हुए उन्हें एक दूसरे के खिलाफ मुड़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। अचानक जूनियर ब्रदर झाव एक जेट टेलीपोर्टेशन टोकन निकालता है और घोषणा करता है कि चूंकि सीनियर सिस्टर सोंग स्वीकार करने से इनकार कर रही है, इसलिए अब वह सेक्ट मास्टर को हस्तक्षेप करने के लिए यहाँ बुलाएगा। हालांकि इससे पहले कि वह टोकन को सक्रिय कर सके, एक हाथ उसे पकड़ लेता है और कहता है कि इतना काफी है। जूनियर ब्रदर झाव उस व्यक्ति को पहचानता है कि वह सबसे बड़े सीनियर ब्रदर हैं। सीनियर ब्रदर बताते हैं कि मास्टर उनके गतिविधियों के बारे में जानते थे और उसे उन पर नजर रखने के लिए चुपचाप भेजा था। वह अभी अभी आया है और उनकी बहस देखी है। जूनियर ब्रदर इजाव उसे कहता है कि स्नैक फ्रूट का पेड़ ले लिया गया है और पूछता है कि क्या वह इसके लिए जिम्मेदार है। जवाब में सीनियर ब्रदर स्पष्ट करते हैं कि उन्होंने इसे नहीं लिया, लेकिन चोर बहुत चालाक था। उसने एक साधारण व्यक्ति को स्नैक फ्रूट ट्री को चुराने भेजा था, अन्यथा वह तुरंत उसकी उपस्थिति को स्पिरिचुअल ची के माध्यम से महसूस कर लेता और उसे पकड़ लेता। वह फिर अपने हाथ को जमीन पर रखता है और बताता है कि वह उसके पद चिन्हों का अनुसरण करेगा, लेकिन यह जल्दी स्पष्ट हो जाता है कि ट्रैक रहस्यमय तरीके से गायब हो गए थे। जूनियर ब्रदर झाव पूछता है कि अब आगे क्या करे, जिस पर सीनियर ब्रदर कहते हैं कि उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब तक वह आदमी जीवित है वह निश्चित रूप से उसे ट्रैक कर सकता था। तभी वहां स्पिरिचुअल एनर्जी का एक निशान प्रकट होता है जो चोर द्वारा अपनाए गए मार्ग को दर्शाता है, जिसे देखकर पीछे से झांव कहता है कि सीनियर ब्रदर ची रिफाइनिंग के छठे लेवल पर है, जो उन्हें स्नेक फ्रूट ट्री के चोर को आसानी से पकड़ने में सक्षम बनाएगा। ये सुनकर काली चकित होता है, ये समझते हुए कि वह सीनियर ब्रदर का मुकाबला नहीं कर सकता, जो उसे किसी भी क्षण समाप्त कर सकता है। लेकिन वह सोचता है कि मैं जमीन के इतने अंदर हूं तो अपनी दिव्य चेतना को बंद कर दूं तो ची रिफाइनिंग के पीक पर होकर भी वो उसे ढूंढ नहीं सकता। हालांकि वह जल्द ही एक सुगंध पता लगाता है और उसके स्रोत की जांच करने के लिए मुड़ता है, ये खोजते हुए कि स्नैक फ्रूट पक रहा है जिसकी सुगंध घाटी में फैल रही है। सीनियर ब्रदर ने भी पकते हुए स्नैक फ्रूट की सुगंध को पहचाना और देखा कि यह जमीन के नीचे से आ रही है, जिस वजह से उसने तुरंत जमीन के नीचे जाने के लिए अर्थ ट्रैवल तकनीक का उपयोग किया। इस तकनीक को देखकर काली मन में सोचता है कि मिडिल स्टेज पर पहुंचने पर हर कल्टीवेटर को मैजिक की क्षमता मिलती है और यह तकनीक 5 एलिमेंट मैजिक में से एक है। फिर काली जल्दी से उस फल को खाने लगता है, इस उम्मीद में कि उसके यहाँ पहुंचने से पहले ही वह उन सभी फलों को खा ले और यहाँ से भाग जाए। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता और सीनियर ब्रदर वहां पहुंच जाते हैं और उसकी प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि तुम्हारी अर्थ एस्केप तकनीक बहुत अच्छी है, इसकी बराबरी तुम मेरी तकनीक के साथ कर सकते हो। हालांकि वह निष्कर्ष निकालता है कि यदि चोर फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट का कल्टीवेटर नहीं है तो वह उसे बच नहीं सकता। स्पिरिचुअल एनर्जी में लिपटा हुआ वह जमीन के माध्यम से गुजरते हुए अपनी नाराजगी व्यक्त करता है, यह कहते हुए कि चोर को स्नैक कैचिंग स्नैक्स से चोरी करने की हिम्मत नहीं करनी चाहिए थी। अब तुम मरोगे यहाँ। काली यह महसूस करते हुए कि सीनियर ब्रदर उसके ठीक पीछे है, वह थोड़ा डर जाता है और सोचता है कि वह जमीन में तैर रहा है। वह डेमन गॉड गोल्डन को अपनी सुस्ती को रोकने और स्नैक फ्रूट की रिफाइनिंग की प्रक्रिया को तेज करने का आग्रह करता है, यह चेतावनी देते हुए कि अन्यथा वे मारे जाएंगे। इसके जवाब में डेमन गॉड गोल्डन रिफाइनिंग की प्रक्रिया को और तेज करता है, जिससे काली यह सोचने पर मजबूर होता है कि क्या गोल्डन उसकी बातों को समझता है। गोल्डन स्पिरिचुअल एनर्जी तेजी से उसके पूरे शरीर में फैल जाती है, उसके विषैले दांतों को और लंबा करते हुए उसके मांसपेशियों को फुलाते
हुए और नए गोल्डन स्केल्स को उभरते हुए। अगले ही पल वह यह अनुभव करता है कि वह एक बार फिर जन्म ले रहा है। उसी समय सीनियर ब्रदर उस स्थान पर पहुंचते हैं और काली को स्पिरिचुअल स्टेज के चौथे लेवल पर पहुंचते हुए देखते हैं। उन्हें यह एहसास होता है कि वह एक कल्टीवेटर का पीछा नहीं कर रहे थे, बल्कि एक सांप का पीछा कर रहे थे। इसके अलावा वे समझते हैं कि काली स्पिरिचुअल स्टेज के मिडिल स्टेज तक पहुंच चुका है और उसे बिना लड़े ही पेड़ को लेकर भाग रहा है, जो इस बात का संकेत है कि वह कई खतरनाक राक्षसों की तुलना में अधिक बुद्धिमान है। परिणाम स्वरूप वे यह निष्कर्ष निकालते हैं कि काली को मारना व्यर्थ है, बल्कि उसे पकड़कर सेक्ट में वापस ले जाना चाहिए ताकि उसका अध्ययन किया जा सके, जो एक बड़ी उपलब्धि होगी। इस बीच काली अपने हाल ही में चौथे लेवल तक पहुंचने पर विचार करता है, यह महसूस करते हुए कि उसके सुनहरे स्केल्स अब अधिक मजबूत और तेज हो गए हैं। उसे ऐसा लगने लगा कि अब वह भाग सकता है। अचानक सीनियर ब्रदर फिर स्पिरिचुअल ची से बने एक कोड़े का इस्तेमाल करते हुए काली की ओर झपटते हैं, जिसे देखते हुए काली सोचता है कि क्या यह आदमी जादू करने की क्षमता रखने के साथ एक जादुई वेपन भी रखता है। सीनियर ब्रदर अपना हमला शुरू करते हुए कहते हैं, जाओ मेरे टॉप ग्रेड के स्पिरिचुअल ट्रेजर। उसे पास आता देख वह मन में कहता है, यह किसी रस्सी की तरह है और इससे निकलने वाला प्रेशर तो बहुत ज्यादा है। लेकिन इससे डरने की बजाय अपनी जान बचाने के लिए वह उसका मुकाबला डटकर करने का सोचता है और पीछे मुड़कर उसे अपनी पूंछ पर स्थित गोल्डन स्केल का उपयोग हमले को रोकने के लिए करता है। लेकिन हमला बड़ी आसानी से उसके स्केल को तोड़ते हुए दूसरी ओर जाता है। तब उसे यह एहसास होता है कि वह इस हमले को न तो नष्ट कर सकता है और न ही इससे बच सकता है। काली अपने गोल्डन स्केल का उपयोग करते हुए फिर एक बार स्नेक कैचर के हमले को रोकने का प्रयास करता है, यह मानते हुए कि उसे पकड़ा नहीं जा सकता। लेकिन उसे आश्चर्य हुआ जब स्नेक कैचर का वह प्रहार उसके गोल्डन स्केल को भेद कर सीधा उसके शरीर पर लगा। स्नेक कैचर मन में स्पष्ट करता है कि उसका यह स्पिरिचुअल ट्रेजर हायर ग्रेड का है, जो दर्शाता है कि काली, जो मिड स्टेज की कल्टीवेशन में है, उसे रोक नहीं सकता। उसके मुताबिक यह ट्रेजर इतना शक्तिशाली है कि एक लेट स्टेज डिमोनिक बीस्ट को बिना प्रतिरोध के आत्मसमर्पण करने पर मजबूर कर सकता है। इस बीच काली सोचता है कि चूंकि स्पिरिचुअल ट्रेजर मौलिक रूप से डिवाइन कॉन्शियसनेस द्वारा नियंत्रित होते हैं, तो वह अपनी डिवाइन कॉन्शियसनेस का उपयोग कर सकता है। जल्दी से काली डीमन गॉड कॉल्ड्रन को प्रकट करता है और अपने इरादे की घोषणा करता है कि वह स्नेक कैचर की डिवाइन कॉन्शियसनेस को खत्म कर देगा। लेकिन डीमन गॉड कॉल्ड्रन के साथ भी स्नेक कैचर का हमला काली की डिवाइन कॉन्शियसनेस का विरोध करना शुरू कर देता है, जिससे वह अपनी रणनीति की व्यवहार्यता पर सवाल उठाने लगता है। दूसरी ओर स्नेक कैचर मानता है कि उसने अपनी डिवाइन कॉन्शियसनेस को अपने बीस्ट टेमिंग हमले में मिला दिया है, जिससे यह लगभग अटूट हो गया है। वह दावा करता है कि इसे तब तक नष्ट नहीं किया जा सकता जब तक कि एक फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट रियम का कल्टीवेटर हस्तक्षेप न करे, जो कि छोटे काली के लिए असंभव है। इसके जवाब में अचानक काली फैसला करता है कि वह स्नेक कैचर के हमले को निगल जाएगा। वह तर्क देता है कि अगर वह इसे अपनी डिवाइन कॉन्शियसनेस से खत्म नहीं कर सकता, तो वह इसे अपने पेट में सीमित करने के लिए ब्रूट फोर्स का सहारा लेगा। अगले ही पल स्नेक कैचर का हथियार काली के पेट के अंदर फंस जाता है और बाहर निकलने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन काली की मोटी त्वचा इसे निकलने का कोई मौका नहीं दे रही है। फिर काली निष्कर्ष निकालता है कि चूंकि स्नेक कैचर इस जैसे ट्रेजर को नियंत्रित करने में बड़ी मात्रा में ट्रू कू का खर्च करता है, तो वह आखिरकार स्नेक कैचर को उसकी पूरी ट्रू स्पिरिचुअल ची का उपयोग करने के लिए मजबूर करके थका सकता है। स्नेक कैचर इस स्थिति को समझते हुए तुरंत अपने स्पिरिचुअल ट्रेजर को काली की पकड़ से मुक्त होने के लिए बुलाता है, जबकि काली उसे लेकर भागने की कोशिश कर रहा है, इस उम्मीद में कि स्नेक कैचर की स्पिरिचुअल एनर्जी पूरी तरह से जल्दी खत्म हो जाए। 1 घंटे बाद स्नेक कैचर अपनी अर्थ ट्रैवल टेक्निक का उपयोग करते हुए काली का पीछा जारी रखता है, इस उद्देश्य से कि उसकी गति कम हो जाए। एक जगह रुककर वह सोचता है कि काली उसे पिछले 30 मिनट से घुमा रहा है और यहाँ का संकीर्ण क्षेत्र उसे इस तकनीक पर निर्भर रहने के लिए मजबूर कर रहा है, जिससे उसकी ऊर्जा और तेजी से खत्म हो रही है। वह स्वीकार करता है कि उसकी ट्रू की तेजी से घट रही है, इसलिए उसे इस मुठभेड़ को जल्दी समाप्त करना होगा। वह काली पर चिल्लाता है, अपने ट्रेजर की वापसी की मांग करता है, लेकिन काली अपने बचाव में लगा रहता है, देखते हुए कि उसने जिस स्पिरिचुअल ट्रेजर को निगल लिया है वह स्थिर होने लगा है, जिस वजह से काली को लगता है कि स्नेक कैचर की ट्रू ची खत्म हो रही है।
फिर वह सोचता है कि ऐसा है तो वह इस अंतहीन दौड़ को जारी नहीं रख सकता। इसलिए उसने स्नेक कैचर को हमेशा के लिए खत्म करने की योजना बनानी शुरू कर दी। एक डिमोनिक बीस्ट के लिए मानव कल्टीवेटर के साथ नजदीकी मुकाबले में उलझना सबसे प्रभावी तरीका है। लेकिन यह देखते हुए कि स्नेक कैचर 10 मीटर से ज्यादा की दूरी से हमला कर रहा है, जो उसे सुरक्षा का एहसास कराता है, जिस वजह से काली अपनी गति को धीमा करने का फैसला करता है ताकि स्नेक कैचर को और करीब लाया जा सके, ये सोचते हुए कि वह उसे विचलित करके लंगड़ा बना देगा। जब स्नेक कैचर काली की धीमी चाल को देखता है तो वह मानता है कि काली अपनी सीमा के करीब है। वह धमकी देना शुरू करता है, ये सोचते हुए कि वह काली के पेट को चीरकर अपना मैजिकल रोप वापस ले लेगा। फिर वह एक हमला शुरू करता है। अपने हमलों को सेलेस्टियल विंड ब्लेड्स कहता है। हालांकि काली अपनी पूंछ के गोल्डन स्केल का उपयोग कर और अपने शरीर को किसी टायर की तरह घुमाते हुए इन हमलों को विफल करता है। साथ ही काली पलटवार करने की तैयारी करता है, जबकि स्नेक कैचर काली के स्केल्स की मजबूती पर सवाल उठाता है, यह देखते हुए कि उसके सेलेस्टियल विंड ब्लेड्स, जो किसी भी मिड लेवल बीस्ट को मार सकते हैं, वे काली के शरीर पर छोटी सी खरोंच भी नहीं पहुंचा पाए। जिस वजह से स्नेक कैचर अपने हथियार को बदलने का फैसला करता है। स्नेक्स स्लिंग सोर्ड निकालता है। इसके सक्रिय होते ही उसके पीछे एक विशाल फैंटम स्नेक की स्पिरिट प्रकट होती है और वह काली को चेतावनी देता है कि पहले तो मैं तुम्हें सिर्फ पकड़ना चाहता था, लेकिन तुम तो मरना चाहते हो, तो मुझे दोष नहीं देना। इस तलवार ने अनगिनत सांपों का संहार किया है और एक बार म्यान से निकलने के बाद किसी को मारे बिना वो वापस म्यान में जाती नहीं। लेकिन काली बिना रुके आगे बढ़ता है और दोनों आपस में भिड़ जाते हैं। काली अपने सुनहरे स्केल्स का उपयोग करते हुए स्नेक कैचर के हमलों को अवशोषित करता है, जिसे स्नेक कैचर चकित होता है, यह महसूस करते हुए कि उसकी तलवार काली के प्रबल स्केल्स को भेद नहीं सकती। उसे उभरने का मौका ना देते हुए काली पलटवार करता है और स्नेक कैचर को पीछे धकेल देता है, यह दावा करते हुए कि स्नेक्स स्लिंग सोर्ड उसकी स्केल्स को भेदने के लिए पर्याप्त नहीं है। अब थोड़ी चोटिल स्थिति में स्नेक कैचर यह देखकर आश्चर्यचकित होता है कि उसकी तलवार टूट चुकी है और भले ही उसने काली के हमले को रोकने के लिए अपनी ट्रू ची को चैनल कर रखा था, फिर भी उसे चोटें आ ही गई। वह काली की ओर देखता है, जो अब और भी खतरनाक दिखाई दे रहा है, और सोचता है कि शायद यह कोई साधारण सर्प नहीं बल्कि एक ड्रैगन हैचलिंग है। फिर वह वहां से भागने का निर्णय लेता है और जल्द से जल्द सतह पर पहुंचने की योजना बनाता है। हालांकि उसे एहसास होता है कि उसकी ट्रू स्पिरिचुअल कुई पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, जिससे वह अर्थ मोशन टेक्निक का उपयोग करने में असमर्थ हो जाता है। तभी उसे ऊपर एक खुला स्थान दिखाई देता है और वह इसे डिवाइन मदद मानता है। वह तुरंत अपनी विंड राइडिंग स्किल को सक्रिय करता है और वहां से भागने की कोशिश करता है, इस दृढ़ निश्चय के साथ कि वह इस घटना की जानकारी सेक्ट लीडर को किसी भी हाल में जरूर देगा। हालांकि काली पहले से ही उसकी मंशाओं से अवगत था। अगले ही पल स्नेक कैचर खुद को स्नेक स्किन में फंसा हुआ पाता है। उसे याद आता है कि यह स्नेक स्किन काली की है, जो ब्रेक थ्रू के दौरान उतरी थी, और उसे समझ आता है कि काली ने यह सब पहले से ही योजनाबद्ध किया था, जिससे वह बहुत डर जाता है और अपनी पूरी ताकत लगाने का सोच ही रहा था कि काली करीब आता है और उसके हाथ को उसके शरीर से अलग कर देता है, जिससे उसके मुंह से दर्द भरी चीख निकलती है। फिर दृश्य बदलकर सीनियर सिस्टर सॉन्ग और शेष स्नेक कैचर की ओर जाता है, जो अपने एल्डर ब्रदर की चीख सुनकर स्तब्ध है। छोटा भाई संदेह से कहता है कि क्या सचमुच एक साधारण व्यक्ति उनके सीनियर ब्रदर का सामना कर सकता है, जो इतने हाई लेवल पर है। वे किसी निष्कर्ष पर पहुंच पाते उससे पहले ही पास में एक जबरदस्त विस्फोट होता है, जिसके भीतर से वे उनके एल्डर ब्रदर को भागते हुए देखते हैं, जो उन्हें वहां से भागने का आग्रह करता है, यह कहते हुए कि वहां एक ड्रैगन हैचलिंग मौजूद है। सीनियर सिस्टर सॉन्ग इस ड्रैगन हैचलिंग की सत्यता पर विचार करती है और बताती है कि यह कम से कम नानसेंट सोल रेल्म का होना चाहिए, और अगर यह सच है तो हम जिंदा कैसे निकलेंगे। लेकिन उसकी बातों को नज़रअंदाज कर छोटा भाई इस बात पर जोर देता है कि उन्हें एक साथ भागना चाहिए, और सीनियर ब्रदर इतनी खराब स्थिति में है कि उनसे कुछ भी पूछना बेकार है। वह आगे जोड़ता है कि उनके एल्डर ब्रदर की स्थिति को देखते हुए उन्हें उनके विपरीत दिशा में जाना चाहिए। इस बीच काली उस विस्फोट से बने खुले रास्ते से निकलता है, ये सोचते हुए कि मैं थोड़ा लापरवाह हो गया था और मैंने सोचा नहीं कि वह डेटोनेशन तालिस्मन का इस्तेमाल कर अपना एक हाथ छोड़ भाग जाएगा।
फिर वह खुद को समझाता है कि वह स्नेक कैचर को किसी भी हाल में भागने नहीं दे सकता, क्योंकि इससे बाद में उसे बड़ी समस्याएं हो सकती हैं। स्नेक कैचर यह मानते हुए कि वह भागने में कामयाब हो गया है, यह सोचता है कि काली अब भी घाटी के निचले लेवल पर है तो वह उसे पकड़ नहीं पाएगा। हालांकि जैसे ही वह पुराने काले सांप के पास से गुजरता है, जिसे आधा काटने के बाद मृत माना जा रहा था, वह अचानक उस पर स्नेक झर का हमला करता है, जो सटीक रूप से लगता है, जिससे स्नेक कैचर जमीन पर गिरकर तड़पने लगता है और यह सोचता है कि मैं कैसे भूल गया कि एक सांप सिर कटने के बाद भी झर छोड़ सकता है। वह झर का एंटीडोट निकालता है और उसे निगल लेता है, लेकिन काली ठीक उसके पीछे आ जाता है। फिर वह अपनी स्थिति की गंभीरता को देखते हुए एक टॉप ग्रेड स्पिरिचुअल जेड निकालता है और कहता है कि वह इसे अभी इस्तेमाल नहीं करना चाहता था, लेकिन यह उसका आखिरी उपाय है। जैसे ही वह इसे सक्रिय करता है, स्पिरिचुअल जेड उसकी गति को कई गुना बढ़ा देता है, जिससे वह एक चौंकाने वाली गति से दौड़ने लगता है। यह देखते हुए काली अपने सुनहरे स्केल्स में से एक को निकालता है, ये कहते हुए कि यह उसका आखिरी विकल्प है, और इसे स्नेक कैचर की ओर बड़ी तेजी से फेंकता है। स्केल उसे पकड़ लेता है और उसके दिल को भेदता है, जिससे उसके मुंह से खून निकलता है। स्नेक कैचर कुछ समझ भी पाता उससे पहले काली का एक और प्रहार उसके सिर को चीर देता है। काली निर्जीव शरीर के पास पहुंचता है, अपने गोल्डन स्केल को निकालने की पीड़ा में करारता हुआ, लेकिन उसे अभी भी स्नेक कैचर की मृत्यु पर संदेह था, क्योंकि उसे डर था कि वह एक्टिंग कर रहा हो। इस वजह से हमेशा सतर्क रहने वाला काली एक बार फिर से स्नेक कैचर के सिर को बेरहमी से कुचल देता है, ये सुनिश्चित करने के लिए कि वह वास्तव में मर चुका है। अब वह अपने गोल्डन स्केल के पुनर्विकास के बारे में सोचता है और स्नेक कैचर के शरीर को निगलने का फैसला करता है, यह उम्मीद करते हुए कि शरीर में मौजूद स्केल्स उसकी पुनर्प्राप्ति को तेज करेंगे। स्नेक कैचर को निगलने के बाद काली को उसे एक स्टोरेज बैग मिलता है। इसमें छिपे खजाने की संभावना उसे रोमांचित करती है। वह इसे अपना बनाने के लिए स्नेक कैचर की कॉन्शियसनेस को उस बैग से मिटा देता है। अचानक पीछे से एक आवाज़ काली को झकझोर देती है, जो उसे अच्छे से जीने के लिए कहती है। पीछे मुड़ते ही वह देखता है कि यह आवाज़ पुराने ब्लैक स्नेक इनकी है। काली बताता है कि उसकी यादें धीरे धीरे लौट रही हैं। वह 3 साल पहले की घटनाओं का जिक्र करता है, जब स्नेक फ्रूट पक गया था और 2 फल खाने के लिए तैयार थे। उस समय काली के पास कोई सोचने समझने की इंटेलिजेंट नहीं थी, तो स्वाभाविक प्रवृत्ति से प्रेरित होकर वह उन्हें निगलने के लिए पहुंचा, लेकिन वहां उन्हें पाने के लिए एक भीषण लड़ाई छिड़ी हुई थी, क्योंकि उनकी गंध ने सर्पों की भीड़ को आकर्षित कर लिया था, जिसमें स्नेक वैली की आधी से ज्यादा आबादी शामिल थी। उस उथल पुथल के क्षण में पुराने ब्लैक स्नेक ने अपना अधिकार जताया, एक जबरदस्त ऑरा का संचार किया, जिसने संघर्ष को शांत कर दिया। काली भय से कांपता बस उसकी तरफ देखता रह गया, लेकिन अचानक पुराने ब्लैक स्नेक ने उसे उदारतापूर्वक एक पका हुआ फल भेंट किया। इस दयालुता के कार्य ने काली को वह सांप बना दिया जो वह आज है। काली सोचता है कि सर्पों की स्वाभाविक प्रवृत्ति स्वार्थी, निर्दयी और ठंडी होती है। वे अपने अस्तित्व के लिए एक दूसरे की हत्या करते हैं, लेकिन पुराने ब्लैक स्नेक की आंखों में ठंडक की बजाय कोमलता थी, एक ऐसा विचार जो काली के लिए उलझन भरा था। तो वह सवाल करता है कि पुराने ब्लैक स्नेक ने उसके प्रति इतनी दयालुता क्यों दिखाई। कुछ ही पल बाद वहां एक गहरा दृश्य प्रकट होता है, जहां काली पुराने ब्लैक स्नेक के निर्जीव शरीर के सामने खड़ा होता है, गहरे मौन में डूबा हुआ। दुख धीरे धीरे उसके दिल में घर करने लगता है और यह अनजान भावना प्रबल क्रोध में बदल जाती है। उसके चेहरे पर आंसू बहते हैं जब वह कसम खाता है कि वह स्नेक कैचर्स को उनकी गलती के लिए दंडित करेगा। कुछ समय बाद काली विशाल पत्थरों से स्नेक वैली के प्रवेश द्वार को सील कर देता है, अपने सिर को झुकाकर सम्मान में एक मानव परंपरा की नकल करता है और इस पहाड़ को पुराने ब्लैक स्नेक को समर्पित एक स्मारक घोषित करता है, यह उम्मीद करते हुए कि अगले जीवन में वह एक मानव के रूप में पुनर्जन्म लेगा। वह पुराने ब्लैक स्नेक के अंतिम संदेश को समझने लगता है कि एक स्पिरिचुअल बीइंग को अगली पीढ़ियों का पोषण करना चाहिए। फिर काली यह संकल्प करता है कि वह उनकी विरासत को आगे बढ़ाएगा जैसे ही उसे पर्याप्त शक्ति प्राप्त होगी।
अपनी वर्तमान कमजोरी और स्नेक वैली की खोज के बारे में जानने के बाद काली तय करता है कि वह अब वहां नहीं रह सकता, लेकिन जाने से पहले उसका सामना सीनियर सिस्टर सॉन्ग से होता है, जो किसी तरह बच निकलने में कामयाब रही थी, लेकिन अब डसने वाले सर्पों से ढकी हुई है और उसका अंत निकट है। काली उसे निगलने पर विचार करता है, ये सोचते हुए कि इससे उसके गोल्डन स्केल्स की वृद्धि में तेजी आ सकती है। हालांकि उसे संदेह होने लगता है। वह सवाल करता है कि क्या यह एक चाल है, क्योंकि उसका बच निकलना और उसके बाद छोटे सर्पों द्वारा पकड़ में आना असंभव सा उसे प्रतीत होता है। शायद वहां कुछ सीमाएं या पाबंदियां हैं जो मुझे फंसाने के लिए बनाई गई हैं, उसने सोचा, और अपनी लालच पर काबू पाकर काली वहां से हटने का निर्णय लेता है। तभी उसे जूनियर ब्रदर की याद आती है, जो काफी चालाक और कपटी था। पिछले संघर्ष के दौरान डीमन बेयर के साथ जूनियर ब्रदर ने चालाकी से अपने एक सीनियर ब्रदर को धोखा देकर मार डाला था। क्या वह अब भी ऐसी ही कोई योजना बना रहा है? काली ने कहा। उसे संदेह होने लगा कि जूनियर ब्रदर ने जानबूझकर पुराने ब्लैक स्नेक का सिर वैली के बाहर के रास्ते पर रखा था, जिसने सीनियर स्नेक कैचर पर हमला किया था। जैसे ही काली इन अनिश्चितताओं से जूझता वहां खड़ा रहता है, तब तक एक और सांप सीनियर सिस्टर सॉन्ग के शरीर को निगल लेता है, लेकिन कुछ ही क्षणों बाद फट जाता है। यह देखकर काली समझ जाता है कि यह वास्तव में एक चाल ही था। फिर जूनियर ब्रदर विस्फोट के स्थान पर आता है और सीनियर सिस्टर सॉन्ग की मृत्यु की पुष्टि करता है। फिर वह किसी जगह जाता है जहां यह खुलासा होता है कि जूनियर ब्रदर अपने परिवार का बदला लेने के लिए सिस्टमैटिकली स्नेक कैचर सेक्ट के सदस्यों को खत्म कर रहा है। उसने अपने परिवार से कहा, मैंने पहले ही 5 को मार डाला है और अब 2 ही बचे हैं, जिन्हें जल्द ही खत्म कर दूंगा। फिर संदेह से बचने के लिए वह खुद को एक छोटे सांप से कटवाता है, जिससे और सांपों की ओर आकर्षित होते हैं। आधे घंटे बाद स्नेक कैचर सेक्ट वहां पहुंचती है और केवल जूनियर ब्रदर को जीवित पाती है। वे उसे डिटॉक्सिफिकेशन पिल्स देते हैं, यह आश्वासन देते हुए कि कुछ महीनों में वह ठीक हो जाएगा। सेक्ट के मास्टर चेंडिंग वहां पहुंचते हैं, क्रोध से भरे हुए, और यह जानना चाहते हैं कि किस बीस ने उनके शिष्यों पर इतनी विनाशकारी चोट की है। इस बीच काली आयरन बेयर माउंटेन की गुफा में पहुंचता है, यह विश्वास करते हुए कि अब वह स्नेक कैचर से सुरक्षित रहेगा, जबकि वे स्नेक वैली में उसे ढूंढने में व्यस्त रहेंगे। वह गुफा के अंदर स्नेक फ्रूट ट्री लगाता है, इस उम्मीद में कि समान वातावरण में यह फिर से फल फूल सकेगा। फिर काली स्नेक कैचर के स्टोरेज बैग की सामग्री को जांचता है और उसे कुछ भोजन, पिल्स और एक किताब मिलती है, जिसका शीर्षक है 1000 स्नेक कलेक्शन। वह इसमें से बीस्ट एंट्रैपमेंट टेक्निक का उपयोग करके एक बीस्ट को अपना साथी बनाने पर विचार करता है। 1000 स्नेक कलेक्शन पढ़ते समय काली को पता चलता है कि वह एक ब्लैकियन स्नेक है। साथ ही उसे एक विशाल स्नेक बीस्ट का वर्णन मिलता है, जिसके पास फाउंडेशन स्टेज की कल्टीवेशन है और आग उगलने की क्षमता भी है, लेकिन जिसे एक ही तलवार के वार से मार दिया गया था। इससे उसे समझ आता है कि सांपों के लिए ताकत और स्पेल्स में महारत होना कितना जरूरी है। फिर काली अपनी कॉन्शियसनेस को एक जेड पर केंद्रित करता है और तुरंत कई स्पेल्स सीख लेता है, जिनमें शामिल हैं 5 तत्व, फायरबॉल, वाटर एक्सप्लोजन, अर्थन मोशन, वाटर मोशन और विंड मोशन। वह अपनी किस्मत पर आश्चर्यचकित होता है, ये समझते हुए कि ये इमॉर्टल कल्टीवेशन स्पेल्स हैं, जिनके साथ विस्तृत प्रशिक्षण निर्देश भी दिए गए हैं। अपनी नई प्राप्त बुद्धिमत्ता पर आत्मविश्वास से भरा हुआ वह मानता है कि वह अलग है, इसलिए इन स्पेल्स में महारत हासिल कर सकता है। 1 महीने बाद काली अर्थन मोशन का अभ्यास करते हुए जमीन के भीतर सरलता से तैरता है। उसके प्रशिक्षण ने उसकी गति में जबरदस्त वृद्धि की है, जिससे वह उन स्नेक कैचर्स से भी तेज हो गया है जो इस तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। साथ ही उसके गोल्डन स्केल्स पूरी तरह से पुनः उत्पन्न हो गए हैं। वह यह भी खोजता है कि अपनी पूंछ को अर्थ इन मोशन मूवमेंट में शामिल करने से उसकी गति दोगुनी हो जाती है, जिससे साधारण स्नेक कैचर्स उसे पकड़ ही नहीं सकते। लेकिन इसके लिए ऊर्जा भी ज्यादा लगती है, जिसे उसे भूख लगती है, जिस वजह से काली सतह पर जाता है जहां वह एक चिड़िया को देखता है और अर्थन मोशन की सीमाओं को स्वीकारते हुए उसे डीएक्टिव कर उस पर अपने फायरबॉल स्पेल का इस्तेमाल करता है, जिससे चिड़िया आसानी से जलकर खाक हो जाती है। वह स्पेल की प्रभावशीलता को नोट करता है। हालांकि 1000 स्नेक कलेक्शन में यह कहा गया था कि ब्लैक यिन स्नेक्स केवल फ्लेम्स तब उत्पन्न कर सकते हैं जब वे एस्टैब्लिशमेंट स्टेज तक पहुंचते हैं,
जैसे ही काली अपने रोस्टेड बर्ड के भोजन का आनंद ले रहा था, एक वुल्फ उसके पास आता है, जिसे देखकर वह कहता है कि गुफा के प्रवेश द्वार पर जो फुटप्रिंट्स मैंने देखे थे वो तुम्हारे ही थे, लेकिन मुझे लगा था पूरा एक झुंड होगा। यहाँ फिर करीब से निरीक्षण करने पर उसे एहसास होता है कि यह एक ग्रे वुल्फ बीस्ट है जो जादू करने में सक्षम है। इसलिए उसे लड़ने के लिए काली एक ट्रांसफॉर्मेशन करता है, जिसमें अपने शरीर को बड़ा करते हुए वह यह कहता है कि वह अब एक साधारण बीस्ट नहीं है। फिर वह बीस्ट एंट्रैपमेंट स्किल को सक्रिय करता है, यह इरादा रखते हुए कि वह इस वल्फ को अपना पेट्रोलिंग बड़ी ज़रूर बनाएगा।